हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, यूके ट्रिपल से यूके पीएससी एग्जाम पैटर्न पर आधारित एक न्यू लेक्चर, एक न्यू क्लास में आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने वाला हूं। साथियों, आज की क्लास में हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के 500 प्लस क्वेश्चन पढ़ेंगे। साथियों, क्योंकि यूके ट्रिपल से यूके पीएससी एग्जाम सिलेबस में 6 से 7 प्रश्न कंप्यूटर जीके के रहते हैं, तो आपको यह कवर करने ज़रूरी हैं, क्योंकि साथियों गेम चेंजर आपके कंप्यूटर के सवाल भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। पूरे सवाल जो है इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि छांट छांट कर नाम आपके लिए लाए हैं। आगामी जो आपकी परीक्षाएं होनी है यूके ट्रिपल से यूके पीएससी की, उसमें ये आपके गजब के रोल अदा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना साथियों, पूरा लंबा थोड़ा वीडियो हो सकता है, इसलिए स्किप बिना कर पूरा वीडियो वॉच करें और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। यहाँ से आपका कंप्यूटर का जीके का सवाल नहीं छूटेगा यदि ये पूरा देखते हो तो आप। तो साथियों पूरा वीडियो में बने रहे। यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक करें। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। 500 प्लस कंप्यूटर जीके के सवाल आपको मिलेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी होगी, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। 1 मेगाबाइट क्या है? तो 1 मेगाबाइट आपको बताना है क्या है। तो पहला उसका ऑप्शन है 4। तो 1 मेगाबाइट क्या है साथियों? 1024 किलोबाइट या 1024 किलोबाइट के बराबर है। तो बताना है आपको। तो 1 मेगाबाइट क्या है? 1024 किलोबाइट गुणा 1024 किलोबाइट के बराबर है। तो 1 मेगाबाइट किसके बराबर है? 1024 किलोबाइट इंटू 1024 किलोबाइट के बराबर। दूसरा सवाल, कंप्यूटर डाटा और निर्देश उसकी मेमोरी में जमा होते हैं, इस मेमोरी स्पेस को मापने की इकाई क्या है? तो कंप्यूटर डाटा और निर्देश उसकी मेमोरी में जमा होते हैं, और इस मेमोरी स्पेस को मापने की जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? तो मेमोरी स्पेस मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, बाइट। अगला सवाल, कंप्यूटर की शब्दावली में प्रत्येक निर्देश एक कोड होता है, इस कोड को एक निश्चित कंट्रोल सिग्नल में बदलने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की शब्दावली में प्रत्येक निर्देश एक कोड होता है, इस कोड को एक निश्चित कंट्रोल सिग्नल में बदलने वाली जो इकाई होती है उसे किस नाम से हम जानते हैं? ये रहे आपके ऑप्शन। साथ ही इस ऑप्शन में से आपको जो सही उत्तर लग रहा होगा वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम ये जो निर्देश देते हैं उसको एक कोड के रूप में उस कंट्रोल सिग्नल में बदलने की इकाई कहते हैं कंट्रोल यूनिट को, जिसका नाम ही कंट्रोल है, यानी वो कंट्रोल करेगी। एक सीपीयू की क्षमता किस में मापी जाती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो क्षमता होती है हम किस में मापते हैं? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो क्षमता होती है हम MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसका फुल फॉर्म है। तो सीपीयू की क्षमता हम मांगते हैं MIPS में। अगला सवाल, सीपीयू के जिस क्षेत्र में सभी गणितीय और तार्किक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो सीपीयू के जिस क्षेत्र में सभी गणितीय और तार्किक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं हमें बताना है, उसे हम क्या कहते हैं? साथ ही उसे हम कहते हैं लॉजिक जोन। क्या कहते हैं? लॉजिक जोन। छठा सवाल, रजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा प्रोसेसिंग स्पीड उतनी होगी। क्या होगी? तो रजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा उतनी जो है प्रोसेसिंग की स्पीड क्या होगी? उतनी ही तेज होगी। इसका सही उत्तर है तेज होगी। अगला सवाल है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट तथा 64 बिट कंप्यूटर जैसे शब्द का क्या प्रकट करते हैं? तो ये 8 बिट, 16 बिट, 34 बिट और जो 64 बिट हैं ये कंप्यूटर में क्या हमें बताते हैं, और इसका जो हमें पता चलता है इससे क्या चलता है? तो कंप्यूटर की वर्ड साइज जो हमें इन जो मापने की इकाई है उससे पता चलता है। तो कंप्यूटर की वर्ड साइज को ये दर्शाते हैं। अगला सवाल, 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है साथियों? 1024। अगला सवाल, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट कितने बराबर होता है आपको बताना है। तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 10वां, आजकल के ज़्यादातर कंप्यूटर की डिजाइन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित होती है। वॉन न्यूमैन की प्रस्तावना थी कि आंकड़ों यानी डाटा पर गणितीय और तार्किक प्रक्रिया के लिए एक यूनिट होनी चाहिए, इस यूनिट को क्या नाम दिया जाए? तो आजकल की आपको ज्ञात होगा साथ कंप्यूटर की डिजाइन जो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित है। वॉन न्यूमैन की प्रस्तावना थी कि आंकड़ों पर गणितीय और तार्किक प्रक्रिया के लिए एक यूनिट होनी चाहिए, इस यूनिट को क्या नाम दिया गया है? तो इस यूनिट को नाम दिया गया है साथियों, इन ऑप्शन में से आप लोग देख के बताइए। तो सही उत्तर है
ALU नाम दिया गया इसको। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 11वां सवाल, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं साथियों? हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं हम उसे, वही नियंत्रण केंद्र है, क्योंकि यहीं से कंप्यूटर का नियंत्रण होता है। रजिस्टर्स दरअसल, तो रजिस्टर्स दरअसल क्या है? विशेष मेमोरी यूनिट है, स्टोर है या लॉजिक यूनिट है? तो रजिस्टर्स जो है विशेष मेमोरी यूनिट है। ALU और CU को एक साथ क्या पुकारते हैं? तो ALU और CU को एक साथ क्या पुकारते हैं साथियों? तो ALU और CU को एक साथ हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पुकारते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक के अंतर्गत मीडियम सर्कल इंटीग्रेट में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? तो इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक के अंतर्गत मीडियम सर्किल इंटीग्रेटेड में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं, ये आपको बताना है इसका सही उत्तर। साथ ही उसमें लगे होते हैं सैकड़ों गेट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक के अंतर्गत जो मीडियम सर्किट इंटीग्रेट होते हैं उसमें एक चिप में सैकड़ों गेट लगे रहते हैं। अगला सवाल, MIPS किसका संक्षिप्त रूप है? तो अभी हमने आपको बताया मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड जो मापी जाती है इकाई, वो इसमें मापी जाती है, इसका फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड। अगला सवाल है साथियों 16 हमारा, VLSI तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण असर क्या पड़ा था? तो VLSI तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण असर क्या पड़ा था आपको बताना है। तो VLSI जो तकनीक आई साथियों उसका महत्वपूर्ण असर पड़ा, एक ही चिप पर संपूर्ण CPU या मेन मेमोरी का बनना संभव हो पाया। तो VLSI तकनीक जब आई इसके बाद एक ही चिप पर संपूर्ण CPU और मेन मेमोरी का बनना संभव हो पाया। इंटेल 80286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? तो इंटेल 80286 प्रोसेसर बना हमारा, उसका आविष्कार कब हुआ था आपको बताना है। तो इंटेल 80286 प्रोसेसर का जो आविष्कार है वो हुआ था साथियों हमारा 1982 में, 1982 में। एकल सिंगल चिप प्रोसेसर को कहते हैं। तो एकल या सिंगल चिप जो प्रोसेसर होते हैं उसको किस नाम से हम जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं साथियों माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम एकल चिप या सिंगल चिप के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है 19वां, इंटेल 4004 पुराने ढंग का 4004 पुराने ढंग का माइक्रो प्रोसेसर था। इसे विशेष उद्देश्य से बनाया गया था। सन 1974 में पहला सामान्य इस्तेमाल वाला माइक्रो प्रोसेसर आया, वह कौन सा था? तो इंटेल 4004 पुराने ढंग का माइक्रो प्रोसेसर था, इसे विशेष उद्देश्य से बनाया गया था। सन 1974 में पहला सामान्य इस्तेमाल वाला प्रोसेसर आया, वह कौन सा था? तो वह कौन सा था आपको बताना है। साथ ही इसका सही उत्तर जो है हमारा इंटेल 8080 जो है पुराने ढंग का हमारा प्रोसेसर था। अगला सवाल 20वां, 486 प्रोसेसर के आविष्कार की घोषणा इंटेल ने कब की थी? तो 486 प्रोसेसर के आविष्कार की घोषणा इंटेल ने कब की थी? इसका सही उत्तर है अप्रैल 1989 में इंटेल ने 486 प्रोसेसर के आविष्कार की घोषणा की थी। अगला सवाल, कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? तो कंप्यूटर का मौलिक काम आपको बताना है। कंप्यूटर का मौलिक काम है प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना या एग्जीक्यूशन करना। तो कंप्यूटर का मौलिक काम है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना। अगला, एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए दिए गए जो निर्देश होते हैं सिलसिले को क्या कहते हैं? जो एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देशों के सिलसिले को किस नाम से हम जानते हैं? तो यह जो सिलसिला दिया गया निर्देश का कहलाता है वो कहलाता है प्रोग्राम। अगला, एक कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कंप्यूटर कितने बिट का प्रयोग करता है? तो एक कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कंप्यूटर जो है कितने बिट का प्रयोग करता है ये आपको बताना है। 8 बिट, ये इसका सही उत्तर है। एक कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कंप्यूटर 8 बिट का प्रयोग करता है। अगला है साथियों हमारा 0 और 1 को बिट कहते हैं। कौन सा बिट कहते हैं 0 और 1 को? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। 0 और 1 को तो किस बिट के रूप में हम जानते हैं? वो जानते हैं हम दशमिक अंक। ऑप्शन नंबर ए दशमिक अंक या बिट के रूप में हम इनको जानते हैं। कितने बिट मिलकर 1 बाइट बनते हैं? तो कितने बिट मिलकर 1 बाइट बनते हैं? तो कितने बिट? ऑप्शन नंबर 8 डी, यानी 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनते हैं। ASCII
सेकंड किसका संक्षिप्त रूप है? तो ASC सेकंड किसका संक्षिप्त रूप है आपको बताना है। तो ASC सेकंड जो संक्षिप्त रूप है वो है अपना अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त रूप है। 27वां, आंकिक और तार्किक पदों में अभिव्यक्त करने वाली जो प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने और गणना करने वाले एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्या कहते हैं? तो आंकिक और तार्किक पदों को अभिव्यक्त करने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने और गणना करने वाली स्वचालित जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसे हम क्या कहते हैं? इसमें से आपको बताना है। तो सही उत्तर है कंप्यूटर। किन दो संकेतों से डाटा को दर्शाया जाता है? तो कौन से दो संकेत हैं जो कंप्यूटर शब्दावली में प्रयोग होते हैं और डाटा को दर्शाने के लिए प्रयोग होते हैं? वो है 0 और 1। कंप्यूटर के जो कैरेक्टरों को दर्शाने वाला सबसे आम कोड क्या है? तो कंप्यूटर के कैरेक्टरों को दर्शाने वाला सबसे आम कोड आपको बताना है। तो कंप्यूटर को दर्शाने वाला सबसे आम कोड है ASC सेकंड। कंप्यूटरिंग क्या है आपको बताना है, कंप्यूटरिंग क्या है? तो सही उत्तर है साथियों कंप्यूटरिंग क्या है वाले में, कंप्यूटर की मदद से डाटा प्रोसेसिंग का काम करना, यही कहलाता है कंप्यूटरिंग। विट क्या है? विट आपको बताना है। इस जो ये आपको दे रखी है इसमें से विट है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। 32वां, मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? तो मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई आपको बतानी है, वो है बाइट। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दर्शाया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के डाटा में किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो आधुनिक जो प्रणाली है उसमें कंप्यूटर के डाटा को हम किस प्रणाली में देखते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है बाइनरी। कंप्यूटर का अंक, अक्षर व चिन्हों का निर्माण होता है। तो कंप्यूटर पर अंक, अक्षर और चिन्हों का निर्माण किसके तहत होता है आपको बताना है। तो ये होता है निर्माण इलेक्ट्रॉनिक स्विचों द्वारा, चुंबकीय कणों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका दोनों उत्तर सही है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का दूसरा नाम आपको बताना है। इसका दूसरा नाम होगा कंप्यूटर आधार पर विकसित इंफॉर्मेशन सिस्टम। लिखित भाषा के मुख्य अंग क्या है? तो लिखित भाषा के मुख्य अंग आपको बताने इन ऑप्शन में से। तो इसमें से आपको बताएं तो लिखित भाषा के मुख्य अंग होंगे हमारे अंक व अक्षर की आकृतियां, संख्या व शब्द बनाने का तरीका, वाक्य आदि बनाने का तरीका, लिखने का माध्यम, लिखित भाषा के मुख्य अंग है। कंप्यूटर पर गणितीय कार्य कौन करता है? तो कंप्यूटर पर जो गणितीय कार्य होता है किसके सहायता से होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक स्विचों के माध्यम से। कंप्यूटर कौन सी मशीन है? तो कंप्यूटर आपको बताना है कौन सी मशीन है। तो कंप्यूटर आपको बताए तो मशीन है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर को हम कहते हैं। इनमें से किसकी गति तेज नहीं है? तो किसकी गति तेज नहीं है, नहीं है और है में ध्यान देना आपको, किसकी गति तेज नहीं है कह रहे हैं। तो किसकी गति तेज नहीं है साथियों? इसमें से सही उत्तर है अपना, कोई जो इसमें से राइट आंसर नहीं दे रखा आपको। कंप्यूटर शिक्षा का महत्व बढ़ गया है। तो कंप्यूटर शिक्षा का महत्व क्यों बढ़ गया, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ये सभी आपको यदि राइट लग रहे हैं तो सभी में जाइए, यदि एक लग रहा है तो उस पर जाइएगा आप लोग। तो इसका सही उत्तर है साथियों, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का काम हो रहा है, सभी तरह के काम कंप्यूटर से होने लग गए हैं। कंप्यूटर में अब सूचना प्रयोग का जो रूप है वो ले लिया है, यानी उपरोक्त सभी इसके उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर डी। अब इतिहास की ओर आपको ले चलते, कंप्यूटर का जो बैकग्राउंड इतिहास था। गणना का उपयोग किस काम के लिए होता था? तो गणना का उपयोग तब होता था साथियों, किसके लिए होता था वो आपको बताना है। तो गणना का जो उपयोग है, जब कंप्यूटर का निर्माण नहीं हुआ तो उस समय गणना का उपयोग जोड़ घटाने और किसी संख्या को बताने के लिए किया जाता था। गणना करने का सबसे पुराना उपकरण किसे माना गया है? तो गणना करने का सबसे पुराना उपकरण आपको बताना है किसे माना गया है, वो है अपना गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण अबेकस। अगला सवाल, गणना किस सदी का आविष्कार है? तो गणना किस सदी में लगभग हुई थी, ये आपको बताना है। तो गणना है अपनी ईसा पूर्व 450 जो लगभग। अबेकस की तुलना में नेपियर्स बोन कौन से काम अधिक कर सकता है? तो अबेकस की तुलना में जो नेपियर्स बोन है कौन से कार्य अधिक कर सकता है, ये आपको बताना है। तो साथियों आपको बता दें, अबेकस की तुलना में नेपियर्स जो है गुणा करना और भाग देना
ज़्यादा तीव्र गति से अधिक कर सकता है। अगला है नेपियर्स बॉन भी गणना करने वाले पुराने उपकरणों में से एक माना जाता है, इसके आविष्कार का नाम बताइए। तो नेपियर्स बॉन का आविष्कार किसने किया था, ये आपको शॉर्ट में इसका बताना है। तो सर जॉन नेपियर के द्वारा नेपियर्स बॉन नामक उपकरण की बनाया था इनके द्वारा। नेपियर्स बॉन क्या है, अब आता है कि नेपियर्स बॉन आखिर है क्या। साथियों आपको बता दें नेपियर्स बॉन एक तराशी गई अस्थियों से बने 11 आयताकार छड़ों का एक सेट है जिसे नेपियर्स ने बनाया था और नेपियर्स बोन इसको नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। नेपियर्स बोन का आविष्कार कब हुआ था, तो नेपियर्स बोन का आविष्कार नेपियर्स ने कब किया था ये आपको बताना है। तो 1614 ईस्वी में। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कब निर्मित हुई, तो प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कब निर्मित हुई आपको बताना है, यह हुई 1642 ईस्वी में। अर्थमेटिकल रेप्लिका नामक गणक मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो अर्थमेटिकल रेप्लिका नामक गणक मशीन का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है इनमें से। तो सही उत्तर है जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्रीड लीबनिट्ज ने अर्थमेटिकल रेप्लिका नामक गणक मशीन का आविष्कार किया हुआ था। अगला सवाल, वस्त्रों पर मुश्किल डिजाइन और पैटर्न उतारने हेतु करघू में प्रत्येक धागे को स्वतः निर्मित करने के लिए प्रथम पंचकार्ड सिस्टम बनाने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था, तो पंचकार्ड सिस्टम बनाने वाले जो प्रथम फ्रांसीसी थे उनका नाम आपको बताना है। तो पंचकार्ड बनाने वाले फ्रांसीसी कौन थे, ये थे हमारे साथियों जोसेफ जैकुआर्ड। बहुत ही अच्छा सवाल है भी। अगला सवाल, कंप्यूटर का एक पर्यायवाची नाम है, कंप्यूटर का आपको एक पर्यायवाची नाम बताना है। तो इनमें से ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों डेटा प्रोसेसिंग मशीन, कंप्यूटर का पर्यायवाची नाम है। डेटा का अर्थ है, तो डेटा का क्या अर्थ है, जो डेटा का प्रयोग हम करते हैं उसका अर्थ आपको बताना है इन ऑप्शन को देखिए। तो डेटा का अर्थ रहता है साथियों अलग अलग रूप से संख्या या शब्द प्रसंग जिनका आपसे संबंध ना हो। किसी संस्था के लिए आवश्यक संसाधन 4M है, तो किसी संस्था के लिए आवश्यक जो संसाधन 4M क्या है आपको बताना है। तो इनमें से जो आपको हमें सही उत्तर लग रहा है 4M मतलब MIS मैन मशीन और मनी जो है किसी संस्था के लिए 4M है। 4M आगे जो लिखे हम आपको। इन्फॉर्मेशन की गुणवत्ता निर्भर करती है, तो इन्फॉर्मेशन की जो गुणवत्ता है वो निर्भर करती है, कहाँ निर्भर करती है, शुद्धता, साम्यकता, पूर्णता और समग्रता पर। तो ये ऑप्शन नंबर ए। भाषा विकास में सर्वप्रथम जिस भाषा का विकास हुआ वो है, तो भाषा विकास में सर्वप्रथम जिस भाषा का विकास हुआ वो भाषा हमारी कौन सी है, मौखिक भाषा। भाषा का कार्य है, भाषा का क्या कार्य है साथियों, भाषा का क्या कार्य है आप लोग जानते होंगे, भाषा क्या कार्य करती है। तो आपको उत्तर देना है सूचना का आदान प्रदान भाषा करती है, सूचना का संरक्षण करती है, सूचना को व्यक्त करने की विधि है। तो उपरोक्त में से सभी उत्तर इसके सही हैं। इन्फॉर्मेशन का अर्थ क्या है, इन्फॉर्मेशन का क्या अर्थ है साथियों, तो इन्फॉर्मेशन का अर्थ आपको बताना है तो वो है डेटा प्रोसेसिंग। तो इन्फॉर्मेशन का अर्थ है डेटा प्रोसेसिंग। फिर आ गया साथियों अपना इन्फॉर्मेशन का अर्थ आपको डेटा आधारित निष्कर्ष, ये इन्फॉर्मेशन का अर्थ है डेटा जिनका आपसे संबंध हो आधारित निष्कर्ष। तो 57 का आपका बी पर जाना है, सही उत्तर ये है। कंप्यूटर के आविष्कार का मौलिक उद्देश्य क्या था, कंप्यूटर के आविष्कार का मौलिक जो उद्देश्य था क्या था आपको बताना है। इन ऑप्शन में से 2-3 ऑप्शन और दिखा देते हैं आपको, फिर आप लोग पहचान जाओगे। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार का मौलिक उद्देश्य आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर है साथियों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वही इसका करेक्ट उत्तर है। तेज गणना करने वाली मशीन का निर्माण करना कंप्यूटर के आविष्कार का मौलिक उद्देश्य है। ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था, गणना का आविष्कार आपको बताना है किस देश में हुआ था। तो गणना का आविष्कार हुआ था चीन देश में। सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण घटक आपको बताना है क्या है। तो सूचना तकनीक का महत्वपूर्ण घटक है कंप्यूटर। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की थी, तो प्रथम यांत्रिक गणना मशीन की जो निर्मित की थी वो की थी ब्लेज पास्कल ने। प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर जिसने आधुनिक कंप्यूटर की नींव डाली क्या थी, तो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर जिसने आधुनिक कंप्यूटर की नींव डाली वो क्या थी, वो थी एनालिटिकल इंजन। अर्थमेटिक
अर्थमेटिक रेप्लिका गणक मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो अर्थमेटिक रेप्लिका गणक मशीन का आविष्कार आपको बताना है कब हुआ था। तो अर्थमेटिक रेप्लिका गणक मशीन का आविष्कार हुआ था साथियों अपने 1671 ईस्वी में। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार करने का जो श्रेय जाता है चार्ल्स बेबेज को, कंप्यूटर के पितामही को ही जाता है। अबेस्कस किस काम को कर पाने में असक्षम था? तो अबेस्कस जो कंप्यूटर था वो किस काम को करने में असक्षम था आपको बताना है। वो गुणा और भाग देने में असक्षम था। कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित जो एनालिटिकल इंजन है किस किस्म का कंप्यूटर था? तो चार्ल्स बेबेज ने दो कंप्यूटर बनवाया था साथियों एनालिटिकल इंजन करके, वो किस किस्म का कंप्यूटर था आपको बताना है। वो था मैकेनिकल किस्म का कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड इक्विपमेंट का निर्माण किसने किया था? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड इक्विपमेंट का जो निर्माण किया था वो किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है साथियों। डॉक्टर हरमन होलरिथ के द्वारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड इक्विपमेंट का निर्माण किया गया था। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार आपको बताना है कब किया था। तो कब किया था? 1833 ईस्वी में। एनालिटिकल इंजन किन 5 अंगों से मिलकर बना है? तो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने जब बनाया 1833 में, वो किन 5 अंगों को मिलकर बनाया ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है इसमें से स्टोर, अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस 5 अंगों से मिलकर एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने 1833 में बनाया था। फिर आपको कंप्यूटर की पीढ़ी से संबंधित सवाल है। ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो कंप्यूटर की 5 से 6 पीढ़ियां हैं साथियों, आप लोग जानते होंगे। अब आजकल सुपर कंप्यूटर का दौर है। तो कंप्यूटर पर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के आपको बताना है। ये अपने दूसरी पीढ़ी के, ऑप्शन नंबर बी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे होते थे? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो कैसे होते थे आपको बताना है। उनका आकार बड़ा होता था और चाल में वे धीमे होते थे। वाल्व लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो वाल्व लगे हुए कंप्यूटर वाले पहली पीढ़ी के, तभी ये बड़े कंप्यूटर होते थे। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर वाले जो कंप्यूटर होते हैं साथियों वो किस पीढ़ी के हैं? वो अपनी चौथी पीढ़ी के। अगला सवाल, कालांतर में वैक्यूम ट्यूब या वाल्व की जो जगह है किसने ली है? तो कालांतर में वैक्यूम ट्यूब और वाल्व की जगह किसने ले लिया आपको बताना है। तो ये ले लिए अपने ट्रांजिस्टर ने आजकल। पहली पीढ़ी के जो पहले कंप्यूटर को किसने बनाया था? तो पहली पीढ़ी के पहले जो कंप्यूटर थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे? तो आपको बताना है इनमें से। तो JP इकर्ट और JW मार्कली के द्वारा पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ENIAC का मुख्य पुर्जा क्या था? तो ENIAC का मुख्य पुर्जा आपको बताना है क्या था। इसका सही उत्तर है वाल्व। तो ENIAC की गणना की रफ्तार क्या थी? तो ENIAC की गणना की रफ्तार आपको बतानी है। साथ इसकी गणना की रफ्तार थी लगभग 5000 जोड़ प्रति सेकंड के हिसाब से यह गणना कर सकता था। फिर अगला सवाल हमारा, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा आपको बताना है क्या था। ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या है? तो ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या है साथियों आपको बताना है। तो ट्रांजिस्टर का मुख्य काम है 2 टर्मिनलों के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना। मार्क फर्स्ट के निर्माता का क्या नाम था? तो मार्क फर्स्ट के जो निर्माता थे, वो जो कंप्यूटर की ही पीढ़ी है साथियों भी, तो मार्क फर्स्ट के निर्माता का क्या नाम था आपको बताना है। तो इनका नाम था होवार्ड एकेन। मार्क फर्स्ट नामक कंप्यूटर दरअसल क्या था? तो मार्क फर्स्ट नामक जो कंप्यूटर दरअसल आपको बताना है क्या था। तो सही उत्तर है साथियों ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था यह मार्क फर्स्ट नामक कंप्यूटर। कंप्यूटर में लगे पुर्जों के आधार पर उन्हें कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? तो कंप्यूटर में जब लगे पुर्जों के आधार पर उन्हें कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? इसका सही उत्तर है अपना 5 पीढ़ियों में। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट जो कंप्यूटर लगे हुए हैं आजकल नए वाले, तो इसमें ये कौन सी पीढ़ी के आपको बताने हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो लगी रहती थी कंप्यूटर में वो थे हमारे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो कृत्रिम बुद्धि वाले जो कंप्यूटर हैं साथियों
वो हमारी 5वीं पीढ़ी आजकल चल रही है सुपर कंप्यूटर, तो इसमें से ये ऑप्शन नंबर में नहीं है। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो पहली पीढ़ी का जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या दिया गया, ये आपको बताना है। तो उसको नाम दिया गया ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर नाम पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को दिया गया था। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था? तो प्रथम विद्युत कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का नाम था मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट आकार में कितना लंबा था? तो मार्क फर्स्ट आकार में 15 मीटर लंबा था। मार्क फर्स्ट किस किस्म का कंप्यूटर था? तो मार्क फर्स्ट किस किस्म का कंप्यूटर था आपको बताना है। तो मार्क फर्स्ट था साथियों अपना पूर्णतः स्वचालित कंप्यूटर। प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? तो प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह जो प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने उसका काल आपको पूछ देता है। तो 1946 से 1958 के बीच का काल था पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में पहली बार किसका इस्तेमाल हुआ था? तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने साथियों हमारे उसमें पहली बार किसका प्रयोग हुआ था? कैश मेमोरी का। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसका मुख्य पुर्जा आपको बताना है। तो चौथी पीढ़ी के जो मुख्य वो हैं उसमें हम बात करें साथियों, मुख्य है माइक्रो प्रोसेसर। ENIAC कब निर्मित हुआ था? तो ENIAC निर्माण कार्य कब हुआ था ये आपको बताना है। ये हुआ था 1946 ईस्वी में, पहली पीढ़ी के दौरान ही। ENIAC को चलाने में बिजली की जो खपत होती है कितनी होती है? तो ENIAC को चलाने में बिजली की खपत कितनी होती थी आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों 150 किलोवाट प्रति घंटा। इसको इस ENIAC कंप्यूटर को चलाने में बिजली खर्च होती थी। ENIAC कम से कम कितने बड़े कमरों में रखा जाता था? लगभग ENIAC कंप्यूटर जो है साथियों एक कमरे में रखा जाता था जिसकी चौड़ाई ऊंचाई आपको बतानी है लगभग कितनी होती थी? 50 गुणा 50 फीट जो कमरा होता था वहाँ पे यह इतना बड़ा कंप्यूटर रखा जाता था। ट्रांजिस्टर का आकार आपको बताना है। तो ट्रांजिस्टर का आकार कितना है, कितने हिस्से के बराबर है? साथियों ट्रांजिस्टर का आकार वैक्यूम ट्यूब का 1/12वां हिस्सा है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या है? तो पहली पीढ़ी का हमने 1957 तक आपको बताया, तो उससे आगे बनी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल है लगभग साथियों 1959 से 64 के मध्य। ट्रांजिस्टर किस चीज़ का बना होता है? तो ट्रांजिस्टर आपको बताना है किस चीज़ का बना होता है। तो ट्रांजिस्टर बना होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अगला सवाल 100 सवालों के साथ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या था? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा आपको बताना है। तो वो था इंटीग्रेटेड सर्किट। सवाल IBM किसका संक्षिप्त रूप है? तो IBM किसका संक्षिप्त रूप है आपको बताना है। तो IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं हम IBM को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। मिनी कंप्यूटर को एक ही समय पर एक से ज़्यादा उपभोक्ता यूज कर सकते हैं। आपको बताना चाहते हो मिनी कंप्यूटर को एक ही समय में कितने उपभोक्ता उपयोग में ला सकते हैं? तो मिनी कंप्यूटर को एक समय में एक से ज़्यादा उपभोक्ता उपयोग पर ला सकते हैं। अगला सवाल, माइक्रो कंप्यूटर चिप को हम क्या कहते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर चिप को हम किस नाम से जानते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर चिप को हम कंप्यूटर ऑन ऑफ चिप के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 104वां, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग एक ही समय पर कितने उपभोक्ता कर सकते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग एक समय में कितने उपभोक्ता, सैकड़ों उपभोक्ता इसका यूज कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग एक समय पर कितने उपभोक्ता कर सकते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग एक समय में एक ही उपभोक्ता इसका यूज कर सकता है। अगला सवाल है, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर आदि ये किसके उदाहरण हैं? तो थर्मामीटर, स्पीडोमीटर आदि जो ये हमारे प्रकार हैं कंप्यूटर के, ये जो हैं साथियों ये हैं हमने एनालॉग कंप्यूटर पर आधारित। कंप्यूटर में सिग्नल का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर में सिग्नल का क्या अर्थ होता है साथियों? इलेक्ट्रिकल पल्स या विद्युत स्पंदन को जो है कंप्यूटर में सिग्नल का अर्थ के रूप में हम जानते हैं।
आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो आजकल जो हम कंप्यूटर प्रयोग में लाते हैं साथियों, ये किस कंप्यूटर श्रेणी के कंप्यूटर हम प्रयोग में लाते हैं? ये है साथियों डिजिटल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 109, पहला पर्सनल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहला पर्सनल जो कंप्यूटर बनाया गया था IBM के द्वारा बनाया गया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संकेतों सिग्नलों को इनपुट के रूप में प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो संकेतों सिग्नल को इनपुट के रूप में प्रयोग होने वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, ये आपको बताना है। ये होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी हम कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटरों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो डिजिटल कंप्यूटरों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है वो कितनी होती है आपको बताना है, 256 की भी होती है माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी। डिजिटल कंप्यूटर के वर्गों के क्या नाम है? तो डिजिटल कंप्यूटर के वर्गों के नाम आपको बताने हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर के वर्गों के नाम में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर के वर्गों के नाम हो गए। माइक्रो कंप्यूटर का पूरा सर्किट क्या होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का पूरा सर्किट जो होता है साथियों वो होता है एक चिप पर होता है, ठीक है, एक चिप पर ही पूरा माइक्रो कंप्यूटर का पूरा सर्किट ही होता है। अगला है, माइक्रो कंप्यूटर के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो माइक्रो कंप्यूटर के वर्गीकरण का आधार आपको बताना है। तो इसका आधार है कंप्यूटर की कंप्यूटिंग शक्ति। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या होते हैं? तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आपको बताना है साथियों, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आकार में बड़े होते हैं और चाल में भी तेज होते हैं। 118, मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में क्या होते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में आपको बताना इन ऑप्शन में से, तो अधिक भंडारण क्षमता होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की मिनी कंप्यूटर की तुलना में, और ज़्यादा तेज रफ्तार भी होती है। इनपुट के रूप में अंकों का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? तो इनपुट के रूप में अंकों या डिजिट का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं? ये जानते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर, तभी इसको डिजिटल कहा जाता है क्योंकि डिजिट का प्रयोग इनमें होता है। इनपुट के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो इनपुट के आधार पर कंप्यूटर को हम कितने भागों में, 3 भागों को बांटते हैं। अगला है साथियों अपना, हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट के रूप में किसका उपयोग होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट के रूप में किसका प्रयोग होता है साथियों? ये होता है सिग्नल का, डिजिट का और अल्फ़ाबेट का, ये तीनों का ही प्रयोग जो है हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट के रूप में किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 12 अगस्त 1981 को। पहला चिप किसने बनाया था? तो पहला चिप किसके द्वारा बनाया गया था आपको बताना है। तो JS किल्वी के द्वारा पहला चिप बनाया गया था। फिर आपको बताना है चिप क्या है, क्या है चिप क्या है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, चिप क्या है? चिप एक घटक है जिस पर बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ या सर्किट होते हैं वो बने रहते हैं, उसे हम चिप कहते हैं। कंप्यूटर की शब्दावली में रफ्तार या स्पीड का मतलब क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में रफ्तार या स्पीड का मतलब है प्रति सेकंड अधिकतम निर्देश का पालन यदि कोई कंप्यूटर करता है तो उसकी शब्दावली या स्पीड हम उस हिसाब से कहते हैं कि स्पीड इसकी ज़्यादा है। फिर आपको इनपुट और आउटपुट पर कुछ सवाल हैं। मॉनिटर पर अक्षर बनते हैं, तो मॉनिटर पर जो अक्षर बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं आपको बताने हैं। तो मॉनिटर पर जो अक्षर बनते हैं डाटा के प्रज्वलन से बनते हैं। अगला है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन बनाया गया। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन किसके द्वारा, किसके लिए बनाया गया था आपको बताना है। तो साथियों ये बनाया गया था कीबोर्ड की जो की होती है उसकी पहचान करने के लिए, की को स्टैंडर्ड करने के लिए। तो कीबोर्ड की जो की होती है साथियों, हमारी कीबोर्ड की यानी जो टाइप करते हैं हम, उसकी पहचान को स्टैंडर्ड करने के लिए हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन बनाया गया था। अगला सवाल है 128वां, कंप्यूटर से हिंदुस्तान की कई भाषाओं में कार्य करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड विकसित किया गया इसका नाम क्या है? तो कंप्यूटर से हिंदुस्तान की कई भाषाओं में कार्य करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड विकसित किया गया उसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है साथियों GIST कार्ड। कीबोर्ड में जो की होती है हमारी कुंजियाँ होती हैं उसको मुख्य रूप से कुल कितने समूह में बांटा गया? तो कीबोर्ड की कुंजियों को
कितने समूह में मुख्यतः बांटा गया आपको बताना है। ये बांटा गया है साथियों अपने 3 समूह में। ऑप्शन नंबर बी। एरो की का दूसरा नाम क्या है? तो एरो की का दूसरा नाम आपको बताना है क्या है। तो कर्सर की जो है एरो की को हम कहते हैं, जो कर्सर की होती है उसको हम एरो की भी कहते हैं। कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं? तो कीबोर्ड जो है एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से क्या करते हैं आपको बताना है। तो कीबोर्ड की जो है एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है, इसके तहत समस्त सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। फिर आपका सवाल है 0 से 9 तक की क्या कहलाते हैं? तो 0 से 9 तक की जो की होती है हमारी वह कहलाती है न्यूमेरिकल की। फिर आपको कुछ यहाँ पे वो दे रखे हैं साथियों, आपको पहचानने हैं ये किस श्रेणी की के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आपके एरो हैं और ये हमारे और का निशान है, क्वेश्चन मार्क्स हैं, संबोधन वाला ये अपना है। तो ये सारे जो हमारे उसके लिए हैं, एरो के लिए जो चिन्ह हैं ये प्रयोग किए जाते हैं लॉजिकल की के अंतर्गत आते हैं। तो लॉजिकल श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं। 134वां सवाल, माउस को किस नाम से पुकारते हैं? तो माउस को और किस नाम से हम पुकारते हैं ये आपको बताना है। तो माउस को हम जानते हैं साथियों पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी। लाइट पेन की पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका प्रयोग मुख्यतः किस काम में होता है? तो लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका प्रयोग मुख्यतः डिजाइनिंग में होता है। फिर आपको कुछ देर के साथ जैसे CTRL हो गया, कंट्रोल हो गया, ESC हो गया, शिफ्ट हो गया, ALT हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, होम एंड और न्यूमेरिकल लॉग, स्क्रॉल लॉग, पॉज, प्रिंट आउट, ये आदि जो है हमारी की है यानी कुंजियाँ हैं किसकी? कीबोर्ड की। तो इनका जो ये जो की कहलाती है ये क्या की कहलाती है आपको बताना है। तो सारी कीबोर्ड की सारी कुंजियाँ हैं, इनको हम जानते हैं सारे किस नाम से? स्पेशल की के रूप में। यानी इसकी सहायता से हम स्पेशल जो है अपना लिख सकते हैं कुछ भी, तो स्पेशल की इनका नाम दिया गया है। जिस उपकरण की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर को भेजी जाती है क्या कहलाती है? तो जिस कंप्यूटर की मदद से कोई भी सूचना या निर्देश कंप्यूटर को भेजी जाती है उसको किस नाम से हम जानते हैं? इनपुट डिवाइस। ए से जेड तक की जो कुंजियाँ होती है वो क्या कहलाती है? तो ए से जेड तक की जो कीबोर्ड में कुंजियाँ होती हैं वो क्या कहलाती है आपको बताना है। वो कहलाती है हमारी अल्फ़ाबेटिकल की। और F1 से F12 तक की जो की कुंजियाँ कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हमारी फंक्शन की, जो F1 F2 होता है कीबोर्ड के ऊपर। फिर आपको यहाँ पे प्लस का मार्क्स दे रखा है, फिर आपको माइनस का दे रखा है, फिर इक्वल टू का दे रखा है, फिर आपको ये दे रखा है, फिर हैश का दे रखा है, @ दे रखा है, आदि किस प्रकार की कुंजियाँ हैं आपको बतानी है ये किस प्रकार की कुंजियाँ हैं। तो साथियों ये हमारी न्यूमेरिकल कुंजियाँ। कीबोर्ड में शिफ्ट की संख्या कितनी है? तो कीबोर्ड में हमारी जो कुंजी शिफ्ट वाला कुंजी है वो कितना है आपको बताना है। तो कीबोर्ड को अब हम यदि हम ध्यान से देखा तो हमें वहाँ शिफ्ट 2 जगह पे मिलेगा। तो यानी कीबोर्ड में शिफ्ट दो बार आया हुआ है। मॉनिटर पर दिख रहे सॉफ्टवेयर के मेनू को रन करने के लिए क्या करना होता है? तो मॉनिटर पर दिख रहे जो सॉफ्टवेयर का मेन्यू होता है उसको रन करने के लिए हमें क्या करना होता है? स्क्रीन को स्पर्श या टच करना होता है। जॉयस्टिक जो हमारे गेम खेलने के लिए प्रयोग होता है, जॉयस्टिक नामक इनपुट डिवाइस किस चीज़ पर माउंट होता है और जो सर्किट के अंदर घूमता है? तो जॉयस्टिक साथियों हमारे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। जॉयस्टिक गेम के लिए जो प्रयोग होता है आपको बता दें, इसमें यह किस चीज़ पर माउंट होती है जो सर्किट के अंदर घूमती रहती है? तो यह होती है साथियों स्फेरिकल वॉल या गोली के अंतर्गत अंदर घूमती रहती है। 143 का आपका ए इसका सही उत्तर हो गया। 144वां सवाल, वॉइस रिकॉग्नाइजर नामक इनपुट डिवाइस कब आविष्कृत हुआ? तो वॉइस रिकॉग्नाइजर नामक इनपुट डिवाइस कब आविष्कृत हुआ आपको बताना है साथियों। ये हुआ अपना 1994 में। MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो MICR का हमने आपको बताया, MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोग एग्जाम देते हो उसमें OMR सीट में आप लोग अपने गोले भरते हो साथियों प्रश्नों उत्तरों को। तो OMR सीट का आपको जो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। OMR फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। फिर आता है साथियों 147वां हमारा,
ओएमआर तकनीक का प्रयोग मुख्यतः किस काम में होता है? तो ओएमआर तकनीक का जो प्रयोग होता है साथियों, आप लोग मुख्यतः देखते होंगे क्या किसके लिए होता है? जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए इसका प्रयोग होता है। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, इसमें कीबोर्ड और माउस का काम कौन करता है? तो टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, इसमें कीबोर्ड और माउस का काम कौन करता है? मॉनिटर। फिर आता है इसमें 149वां डिजिटाइजिंग पैड से बना इनपुट डिवाइस है, इसकी सतह पर एक ग्रिड होता है, ये ग्रिड किसके बने होते हैं? तो डिजिटाइजिंग पैड से बना इनपुट डिवाइस होता है, इसकी सतह पर एक ग्रिड होता है, ये ग्रिड किसके बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर है तांबे के तारों के। वॉइस रिकॉग्नाइजिंग तकनीक के अंतर्गत डाटा किस प्रकार लिखते हैं? तो वॉइस रिकॉग्नाइजिंग तकनीक के अंतर्गत डाटा किस प्रकार के लिखते हैं? तो इसका सही उत्तर है बोलकर। स्कैनर का क्या काम है? तो स्कैनर का आपको कार्य बताने इन ऑप्शन में से। तो स्कैनर का कार्य होता है साथियों इंफॉर्मेशन कैप्चर करना और ग्राफिक फॉर्मेट में स्टोर करना। ठीक है, स्कैनर से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? तो स्कैनर से संबंधित आपको कुछ तथ्य दे रखे हैं, इसमें से तथ्य हम पढ़ते हैं। स्कैनर ऑप्टिकल इमेज को डिजिटल इमेज में बदलता है। फिर एक और तथ्य है, 4 तथ्य दे रखे हैं आपको। स्कैनर डिजिटल इमेज को ऑप्टिकल इमेज में बदलता है, या दोनों ही काम सत्य है, दोनों ही काम जो है इसके द्वारा स्कैनर के द्वारा नहीं किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए साथियों हमारे कथनों के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए वाला कथन जो हमारा क्या करता है, स्कैनर ऑप्टिकल इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, 153वां MICR का उपयोग मुख्यतः कहाँ पे होता है? तो MICR का मुख्यतः उपयोग होता है बैंक उद्योग में। ठीक, OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य सही है। तो कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को यह पहचानता है। तो OMR से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? चित्र को पहचानता है, रंग पहचानता है, कागज पहचानता है, ये नहीं पहचानता है। तो कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने वाले जो योग्य कागज पर लगे निशान होते हैं उसको पहचानता है OMR। कंप्यूटर व बाहरी उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफ़र के मुख्य तरीके कितने हैं? तो कंप्यूटर और बाहरी उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफ़र के मुख्य तरीके आपको बताने हैं। तो इसके मुख्य तरीके हैं साथियों कितने? 2। निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा ग्रुप कंप्यूटर से लिखने संबंधी उपकरणों की जो श्रेणी में नहीं आता? तो निम्न में से कौन सा ग्रुप कंप्यूटर से लिखने संबंधी उपकरणों में श्रेणी में नहीं आता बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है साथियों प्लूटर और माउस और डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इस ग्रुप में नहीं आता है, और सारे जो है आते हैं। अगला सवाल, पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन, पैरेलल कह रहे हैं हम, पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? तो पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन होता है 8 बिट एक साथ अनुसार। ठीक है, कंप्यूटर व बाहरी उपकरणों को आपस में किससे जोड़ते हैं? तो कंप्यूटर और बाहरी उपकरणों को आपस में हम किससे जोड़ते हैं? कम्युनिकेशन केबल से। सीरियल कम्युनिकेशन 2 तरह के होते हैं। तो सीरियल जो कम्युनिकेशन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, आपको बताने हैं। तो सीरियल कम्युनिकेशन असिक्रोनस और सिक्रोनस करके ये सीरियल कम्युनिकेशन हमें 2 प्रकार से देखने को मिलते हैं। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है। 160वां सवाल, स्टार्ट व स्टॉप बिट कौन से डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के काम में नहीं आता है? तो स्टार्ट व स्टार्ट बिट कौन से कंप्यूटर सिस्टम में नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों असिक्रोनस सीरियल में। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी से संबंधित कुछ सवाल अब आगे। मेमोरी एक उदाहरण है जो डाटा स्वीकार कर सकता है और उसको संग्रहित कर सकती है और बाद में उसे प्रस्तुत भी कर सकते हो। मेमोरी भी एक क्या है आपको बताना है। मेमोरी एक आप लोग जानते हो मेमोरी का डिवाइस है साथियों, और जो क्या करती है डाटा स्वीकार करती है और इसको संग्रहित भी करती है। तो इसका आपका सही उत्तर हो गया मेमोरी सेमीकंडक्टर डिवाइस है। मेमोरी को और किस नाम से हम पुकारते हैं? तो मेमोरी को हम साथियों हम जानते हैं प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए। मेमोरी सेल का क्या है? तो मेमोरी सेल क्या है? मेमोरी सेल जो होता है मुख्य मेमोरी और भंडारण की आधारभूत इकाई जो है मेमोरी सेल के रूप में हम जानते हैं। एक मेमोरी सेल में एक मेमोरी सेल में इंफॉर्मेशन की कितनी मात्रा होती है?
तो एक मेमोरी सेल में इंफॉर्मेशन की कितनी मात्रा आपको होती है वो बताना है, 1 बिट। इसका सही उत्तर है 165वां। तीव्र गति वाले रजिस्टरों के छोटे सेल से मिलकर बनते हैं जो प्रोसेसर के अंतर्गत होते हैं। तो आपको बताना है जो रजिस्टरों के छोटे सेल मिलकर बनते हैं जो प्रोसेसर के अंतर्गत होते हैं वो किस मेमोरी से बने होते हैं। साथियों इसका उत्तर है इंटरनल प्रोसेसिंग मेमोरी से तीव्र गति वाले जो वो बने होते हैं सेल, उसके अंतर्गत ये बने होते हैं। भौतिक रूप से मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो भौतिक रूप से मेमोरी आपको बताने कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक रूप से मेमोरी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दो ही मेमोरी प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी। प्राइमरी मेमोरी को किस नाम से हम जानते हैं, तो प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल साथियों हमारा 168 सवाल पे पहुंच गया हम। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी की तुलना में कितनी होती है, तो प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी की तुलना में कितनी होती है आपको बताना है। तो इसकी जो स्पीड होती है साथियों वो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। सॉरी, जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है और जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसे किस नाम से हम जानते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल साथियों। तो कंप्यूटर की भाषा में इसे हम रैम के रूप में जानते हैं। रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ऑनली मेमोरी। मेमोरी सेल को क्या कहते हैं, तो मेमोरी सेल को हम किस नाम से जानते हैं साथियों, मेमोरी सेल को हम मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं। अगला सवाल, प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का पता होता है, तो प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का जो पता होता है वो कैसा होता है आपको बताना है साथियों। वो होता है अपना एक समान नहीं होता है। मेमोरी क्षमता यानी कैपेसिटी किसे कहते हैं, तो मेमोरी क्षमता या कैपेसिटी के बारे में बात करें तो मेमोरी क्षमता कैपेसिटी कहते हैं मेन मेमोरी में जो संग्रहित की जा सकने वाली सूचना होती है उसकी मात्रा को मेन मेमोरी कहते हैं या कैपेसिटी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के तहत यानी रैम के तहत मेमोरी के हिस्से को लिखने या पढ़ने के एक्सेस पर कहते हैं। तो रैम के जो एक्सेस होता है साथ ही उसको लिखने और पढ़ने के लिए बताया गया, इसमें क्या कहते हैं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के तहत मेमोरी के किसी भी हिस्से को लिखने और पढ़ने के लिए एक्सेस हम कर सकते हैं। रोम मुख्य मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। अगला सवाल साथियों हमारा, रीड ऑनली मेमोरी जो है रीड ऑनली मेमोरी सिर्फ क्या क्या की जा सकती है, तो रैम जो हम पढ़ सकते हैं साथियों, और रीड ऑनली मेमोरी यानी रोम के हिस्से आप लोगों को बताना है। रोम में आपको सिर्फ पढ़े जा सकते हैं। रीड ऑनली मेमोरी कब लिखे जा सकते हैं, तो रीड ऑनली मेमोरी कब लिखे जा सकते हैं, सिर्फ कंप्यूटर निर्माण के समय। प्रोम का पूर्ण रूप है, तो प्रोम है उसका पूर्ण रूप आपको बताना है। तो प्रोम का पूर्ण रूप है साथियों प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम कब लिखे जा सकते हैं, तो प्रोग्रामेबल रोम जो लिखे जाते हैं जब कंप्यूटर का हमारा निर्माण हो रहा है उसी समय लिखे जा सकते हैं। ईप्रोम्स का पूर्ण रूप क्या है, इसके अंतर्गत लिखने के साथ साथ मिटाना भी संभव है। तो ईप्रोम्स का जो पूर्ण रूप है आपको बताना है। तो ईप्रोम्स का पूर्ण रूप है इरेजेबल प्रॉम्स। फिर आपके कुछ सवाल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के, ऑप्टिकल डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। यह डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो ऑप्टिकल डिस्क भी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। यह डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग करता है साथियों, यह प्रयोग करता है उच्च स्तरीय लेजर किरणों का। एक डिस्क पैक में कितने हेड लगे होते हैं, तो एक डिस्क पैड में अनेक जो है हेड लगे रहते हैं। अगला सवाल, इस मैग्नेटिक स्पॉट पर ही होता है, तो इस मैग्नेटिक स्पॉट पर भी आपको होता है बताना है। तो डाटा प्रोसेसिंग जो है इस मैग्नेटिक स्पॉट पर भी होता है। जब फ्लॉपी ट्रैक्स में विभाजित हो जाते हैं तो ट्रैक्स ट्रैक्टर में बढ़ जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो फ्लॉपी ट्रैक्स में विभाजित हो जाते हैं तो इसको कहते हैं, आपको बताना है, फॉर्मेट होना। फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः किस काम का फ्लॉपी डिस्क का मुख्यतः किस काम में इस्तेमाल होता है, तो फ्लॉपी डिस्क का जो
मुख्यतः काम में इस्तेमाल होता है साथियों, बैकअप रखने में और कम मात्रा में डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोनों वाला उत्तर सही हो गया। अगला सवाल, फॉर्मेट करने के बाद मीडिया पर जो वृत्त सर्कल बनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फॉर्मेट करने के बाद जो मीडिया पर जो वृत्त सर्कल बनते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? ट्रैक कहते हैं उसको। टीपीआई किस चीज़ को दर्शाता है? तो टीपीआई किस चीज़ को दर्शाता है? फ्लॉपी की क्षमता को दर्शाता है टीपीआई। विनचेस्टर डिस्क क्या है? तो विनचेस्टर डिस्क आपको बताना है क्या है? तो विनचेस्टर डिस्क है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की तुलना में विनचेस्टर डिस्क में डाटा पर एक्सेस की दर क्या होती है? तो फ्लॉपी डिस्क की तुलना में विनचेस्टर डिस्क की डाटा एक्सेस की दर क्या होती है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है बहुत तेज। डिस्क का हेड क्या होता है? तो डिस्क का हेड आपको बताना है। डिस्क का हेड क्या होता है? कंडक्टिंग कॉइल के रूप में हम डिस्क के हेड को जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। फ्लॉपी डिस्क किस चीज़ का बना होता है? साथियों फ्लॉपी डिस्क जो बना होता है किस चीज़ का बना होता है आपको बताना है। तो यह लिचेली प्लास्टिक सामग्री का ही बना होता है फ्लॉपी डिस्क। अगला सवाल, मैग्नेटिक कोटिंग क्या है? तो मैग्नेटिक कोटिंग आपको बताना है क्या है? तो मैग्नेटिक कोटिंग है आयरन ऑक्साइड रिकॉर्डिंग पदार्थ है मैग्नेटिक कोटिंग। 113 नंबर, सेकेंडरी मेमोरी वोलाटाइल होती है, यह नॉन वोलेटाइल होती है, यह स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई भी कर सकते हैं। इसे हम किस नाम से कहते हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल होती है, सब लोग जानते हैं आप लोग। तो इसको हम किस और अन्य नाम से भी जानते हैं? तो इसको हम अन्य नाम से जानते हैं साथियों सेकेंड स्टोरेज मीडिया के रूप में भी हम इसको जानते हैं। फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है? तो फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ का लेप होता है? मैग्नेटिक कोटिंग का। फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? तो फ्लॉपी डिस्क आपको बताना है किसका उदाहरण है? सेकेंडरी मेमोरी का। आजकल किस किस साइज की फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होता है? तो आजकल जो है 5.25 इंच और 3.5 इंच का जो साइज होती है उसका प्रयोग होता है। टीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो टीपीआई का पूर्ण रूप आपको बताना है ट्रैक पर इंच है टीपीआई का पूर्ण रूप। फ्लॉपी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो फ्लॉपी की क्षमता आपको बताना है किस पर निर्भर करती है? तो फ्लॉपी की क्षमता साथियों रिकॉर्डिंग के घनत्व पर निर्भर करती है। 199, 3.5 इंच वाले जो फ्लॉपी में सिंगल साइडेड डिस्क में डाटा स्टोर करने की क्षमता कितनी होती है? तो 3.5 इंच वाली जो फ्लॉपी में सिंगल साइडेड डिस्क में डाटा स्टोर करने की क्षमता कितने केबी होती है, कितने किलोबाइट होती है आपको बताना है। ये होती है साथियों अपने 310 किलोबाइट। हेड क्या करता है? तो हेड होता है वो क्या करता है? तो हेड करता है साथियों डाटा पढ़ने और लिखने का काम। तो 200 सवाल हो गए। 201वां सवाल, फ्लॉपी डिस्क कितने प्रकार की होती है? फ्लॉपी डिस्क का आपको बताना है कितने प्रकार की होती है। फ्लॉपी डिस्क होती है मित्रों 3 प्रकार की। 202वां सवाल, सीडी रोम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? तो आपको बताना है सीडी रोम निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर है सीडी रोम है ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण। अगला सवाल 203वां सवाल, सीडी रोम के बारे में निम्नांकित में से कौन सा बात सत्य है? साथियों आपको 4 कथन इसमें दे रखे हैं। सीडी रोम से संबंधित आपको सत्य कथन इसमें से खोजना है। तो हमने जब पढ़ा इसको तो इसका सही उत्तर हमें लगा 203 में से सीडी रोम से संबंधित सीडी रोम की अनुकृति बृहत पैमाने पर जल्द ही की जानी संभव है। अगला सवाल है 204वां, वर्म वी सीडी की श्रेणी में आता है, इसकी क्या विशेषता है? वर्म वी जो सीडी की श्रेणी में आता है तो इसकी क्या विशेषता है? तो वर्म भी जो वर्म है साथियों वो भी सीडी की श्रेणी में आता है, उसकी क्या विशेषता है वो आपको बतानी है। तो वर्म की विशेषता है कि इस पर एक बार लिखना संभव है, एक बार लिखना इस पर संभव है। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क किस तकनीक पर काम करती है? तो आपको बताना है। तो इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क है वो किस तकनीक पर कार्य करती है? तो इरेजेबल टेक्निक जो है साथियों ऑप्टिकल डिस्क तकनीक ये काम करती है मैग्नेटो ऑप्टिकल सिस्टम पर। हाई स्पीड मेमोरी क्या होती है? हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? तो हाई स्पीड मेमोरी जो होती है उसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी याददाश्त में बहुत तेज़ होती है और आकार में कैसे होती है? तो कैश मेमोरी साथियों याददाश्त में तो तेज़ होती है और हाई स्पीड मेमोरी भी इसे हम कहते हैं, बट इसका आकार जो होता है बहुत छोटा होता है। अगला सवाल, ऑप्टिकल डिस्क का डाटा किसकी मदद से पढ़ा जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क का डाटा आपको बताना है किसकी मदद से पढ़ा जाता है। तो ऑप्टिकल डिस्क का डाटा फोटो इलेक्ट्रिकल सेंसर के माध्यम से पढ़ा जाता है।
CD रोम निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? आपको बताना है CD रोम निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। तो आपको बता दें CD रोम निम्नलिखित में से नॉन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है, नॉन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। अगला है 210वां, वॉर्म एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो WORM एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी है, इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप है WORM का राइट वंस रीड मेमोरी। अगला सवाल 211वां हमारा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जो प्रोग्राम को कंप्यूटर के कार्य करने की भाषा में कौन परिवर्तन करता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर के कार्य करने की भाषा में कौन परिवर्तन करता है, ये आपको बताना है। तो परिवर्तन करता है साथियों उस भाषा का कंपाइलर या इंटरप्रिटर, तो आपको बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से किसको कहा जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित इसमें से जो हमारे ABCD ऑप्शन है, इसमें से राइट उत्तर जो है किसी विशिष्ट कार्य संबंधी प्रोग्रामों का समूह है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण आपको बताने, तो हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है जो है फोर्टान है, वेसिल है, पास्कल जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। ये सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। 214 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में उदाहरण है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं, आपको बताने क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो साथ ही इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा वर्ड, स्टार जो है, ऑटोकैड और लोटस, ये सारे क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अगला है फोर्टान में लिखने संबंधित निर्देश का राइट है, तो बेसिक में इसके समकक्षी निर्देश होगा। साथ ही ये लिखने संबंधित निर्देश हैं फोर्ट्रॉन में, एक वो है भाषा, और इसमें बेसिक में इसी राइट को लिखेंगे तो हम किस नाम से लिखेंगे? तो फोर्ट्रॉन में यदि राइट लिखा जाता है तो बेसिक में इसको लिखा जाएगा प्रिंट, ठीक है, इस हिसाब से। अगला सवाल, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए जिस बात का होना जरूरी है वह है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए जिस बात का होना जरूरी है वह है साथियों उस लैंग्वेज की कमांड्स व लिखने के नियमों का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उपभोक्ता सिस्टम कॉल के अलावा और किसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकता है? तो उपभोक्ता सिस्टम कॉल के अलावा किसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरैक्ट कर सकता है? साथ ही उपभोक्ता जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड के द्वारा सिस्टम कॉल के अलावा किसकी मदद ये ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरैक्ट कर सकता है। अगला सवाल, बैच प्रोसेसिंग के बारे में कौन सी बात असत्य है? तो बैच प्रोसेसिंग के बारे में आपको बताना है कौन सी बात इनमें से असत्य है। तो आपको बता दें बैच प्रोसेसिंग से संबंधित इसमें जो बात सही है साथियों, एक समयावधि में डाटा संग्रह किया जा सकता है, यह अवधि घंटे, दिन या महीने में हो सकती है, सही है। प्राप्त डाटा के संपूर्ण संग्रहण को कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। गलत उत्तर है सारे डाटे को कंप्यूटर में फीड नहीं किया जाता, सारे डाटे को कंप्यूटर में फीड किया जा सकता है। टास्क क्या है? तो आपको बताना है टास्क क्या है। साथियों आपको बताना है टास्क जो इसमें दिया गया है इन ऑप्शनों में, प्रोग्राम की चलती हुई स्थिति को, जो प्रोग्राम को कमांड दी जाती है उसको टास्क कहा जाता है। अगला सवाल, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दो या उससे अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं? किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दो या उससे अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों मल्टी यूजर के अंतर्गत दो या उससे अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर सिस्टम को संचालित या ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम को संचालित या ऑपरेट करने के लिए सबसे जरूरी आपको बताना है। तो इनमें से सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम को संचालित करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगला सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है किस किस्म का ये सॉफ्टवेयर है। तो अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों वो है हमारा इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपभोक्ता के बीच किसका काम करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगिता के बीच किसका कार्य करता है? यह करता है कनेक्टिविटी का। कंप्यूटर संसाधनों, मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम और इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रभावी प्रबंधन करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? साथियों कंप्यूटर संसाधनों में मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रभावी प्रबंधन करने वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर को किस नाम से जानते हैं हम? तो इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको प्राथमिक उद्देश्य बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य है कंप्यूटर को सहज इस्तेमाल योग्य बनाना और हार्डवेयर का दक्षतापूर्वक उपयोग करना।
कंप्यूटर पर निर्देश समूह या डेटा समूह को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कुछ नाम देना आवश्यक है। नाम देने वाली क्रिया को कहते हैं। तो जब हम किसी फाइल को नाम देते हैं साथियों, तो वो किसी को देते हैं तो नाम देने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं फाइल। तो फाइल को ही हम अपना नाम देते हैं, जैसे कुछ भी न्यू फोल्डर में। कंप्यूटर प्रारंभिक निर्देशों के बाद जिन निर्देशों को खोज करता है उन्हें कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रारंभिक निर्देशों के बाद जिन निर्देशों की खोज करता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत। प्रोग्राम किसे कहते हैं? आपको बताना है प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो प्रोग्राम जो है साथियों वो कहते हैं, इनमें से ऑप्शन में से आप लोग देख लीजिएगा। तो सही उत्तर है कंप्यूटर पर कार्य करवाने संबंधित निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के पहले उन्हें अलग अलग भागों में बांटकर उनके संबंधों को रेखांकित कर प्रदर्शित करने को कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के पहले उन्हें अलग अलग भागों में बांटकर उनके संबंधों को रेखांकित कर प्रदर्शन करने वाले को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है आपके, तो उसको कहते हैं फ्लो चार्ट, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर कार्य करते समय निर्देश और डेटा को कहाँ रखता है? तो कंप्यूटर कार्य करते समय निर्देश और डेटा को कहाँ रखता है आपको बताना है। साथ ही वो रखता है रैम में, ऑप्शन नंबर रोम है, रैम नहीं, रैम है, ठीक है। कंप्यूटर कार्य करते समय निर्देश और डाटा को रैम में रखता है। रियल टाइम सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो रियल टाइम सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य आपको बताना है। तो रियल टाइम जो सिस्टम है उसका प्राथमिक उद्देश्य जो है साथियों इसमें से वो है क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करना है। 232वां सवाल, यूजर प्रोग्राम किसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं प्रदान करता है? तो यूजर प्रोग्राम किसके द्वारा? लोडर के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं प्रदान करता है। सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में कौन सी बात असत्य है? तो सीरियल प्रोसेसिंग से संबंधित आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में आपको सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में गलत कथन को चूज करना है। तो इसमें जो गलत कथन लग रहा है साथियों ऑप्शन के हिसाब से, यदि सिंटैक्स एरर का पता चलता है तो पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। 204वां, बफरिंग और स्पूलिंग दोनों ओवरलैपिंग करने की एक प्रणाली है, इसके संबंधित कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो बफरिंग और स्पूलिंग दोनों ओवरलैपिंग करने की एक प्रणाली है, इससे संबंधित कौन सा कथन आपको बताना है असत्य है। साथियों आपको बता दें इसमें असत्य कथन है अपना ऑप्शन नंबर डी, स्पूलर स्क्रैपिंग का काम करने में सक्षम होता है, वो सक्षम नहीं होता है। जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तो उसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। अगला सवाल है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ 2 या उससे अधिक टास्क को संपन्न करने में मदद करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा है जो क्या करता है साथियों इसके अधिक टास्क को मदद करता है? तो वह है साथियों इसका सही उत्तर मल्टीटास्किंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक या एक से अधिक टास्क को संपन्न करने में मदद करता है। अगला है, टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात जो है यहाँ पे सत्य है? तो टाइम शेयरिंग के बारे में जो सत्य बात है इसमें से वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक काम को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। फिर अगला सवाल है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ बात आपको दे रखी है यहाँ पे, उनमें से आपको सही बात को चूज करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम केंद्रीकृत होता है, ये बात सत्य है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और उससे जुड़े प्रोटोकॉल का एक संग्रह है, इस सिस्टम में संबंधित कौन सी बात असत्य है? तो इस संबंधित जो हमें असत्य बात लग रही है साथियों वो असत्य बात है ऑप्शन नंबर डी, एक्सेस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो सकता है, वो था अपना यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स जो है लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था। अगले सॉफ्टवेयर से संबंधित सवाल, मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो मशीन लैंग्वेज आपको बताने हैं किस पीढ़ी की भाषा है, तो वह साथियों पहली पीढ़ी की। क्या किया जाना है कंप्यूटर को यह निर्देश देने वाला क्या कहलाता है? यदि हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर को यह निर्देश किसके द्वारा दिया जाता है ये आपको बताना है। साथियों यह होती है कमांड। कमांड जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो उसे जब हम किसी कंप्यूटर को कहते हैं कि ये करो तो वो क्या कहलाती है? कमांड, ऑप्शन नंबर बी। असेंबली लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो आपको बतानी है असेंबली लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है, यह है दूसरी पीढ़ी की। हर मशीन की अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है, यह किस पर निर्भर करती है? तो हर मशीन की अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है, यह किस पर आपको निर्भर करती है आपको बताना है। तो प्रोसेसर के आंतरिक शिल्प पर ये जो है निर्भर करती है।
हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम कौन करता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का काम कौन करता है आपको बताना है। तो वो काम करता है कंपाइलर, ठीक है। 246वां प्रश्न, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर यह क्या कार्य करता है? तो आपको बता दें साथियों, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर कार्य करता है अपना प्रत्येक व्यक्ति का सिंटैक्स एरर चेक करता है और फिर मशीन कोड में बदलता है। असेंबलर का क्या काम होता है? तो असेंबलर होता है, उसका क्या कार्य होता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है असेंबलर, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन तेज गति से सिंटैक्स एरर खत्म करता है? तो सिंटैक्स एरर तेज गति से खत्म करता है कंपाइलर। मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? तो आपको बताने मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं। कमांड और ऑपरेट जो है मशीन लैंग्वेज के दो हिस्से होते हैं। संबंधित डाटा को कहाँ ढूंढा जाना है या रखा जाना है, यह निर्देश को क्या कहा जाता है? तो संबंधित डाटा को कहाँ पे रखा जाना है, कहाँ पे करना चाहिए, यह कहलाता है ऑपरेट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, नाम बताइए। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, इनका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो वर्ग हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पूछा जाए तो क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों का समुच्चय यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहते हैं हम लोग। कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता, नहीं निर्णय दे सकता है। इस काम को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। तो इस कार्य को प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो इस कार्य में जो प्रोग्राम कहलाता है वो आपको बताना है। तो वो कहलाता है साथियों क्रमवार सजे निर्देशों का एक सेट जो प्रॉब्लम हल करने के लिए कंप्यूटर का मार्गदर्शन करता है। अगला सवाल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताना है किसे कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कंप्यूटर को प्रोग्राम हल करने के लिए दिए गए निर्देशों को, ठीक है। अगला सवाल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्राम को हार्डवेयर की अधिकतम जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण दें। तो साथियों आपको बता दें, इसमें बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्राम को हार्डवेयर की अधिकतम जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण दें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से जो है वो है अपना कोबोल। प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? तो प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, ऑप्शन में जो दे रखा है उनमें से चूज करना है आपको। तो प्रोग्रामिंग कहते हैं साथियों प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को। अगला सवाल है 257वां, कंप्यूटर को भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर के प्रोग्राम की भाषा भिन्न भिन्न किस्म की होती है, इनमें से एक मशीन लैंग्वेज है। यह क्या है? तो मशीन लैंग्वेज किस प्रकार की भाषा है ये बताया, आपको बताना है। इस ऑप्शन को देखिए, तो बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम जो है मशीनी लैंग्वेज है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या जानना जरूरी है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर को क्या जानना जरूरी है? यदि हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम एक प्रोग्रामर हैं, तो हमें किसकी नॉलेज होनी जरूरी है? हार्डवेयर की। सॉफ्टवेयर का क्या काम है? तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है? ये वो होता है साथियों हार्डवेयर को गणितीय और तार्किक क्षमता को संपन्न करना कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, नियंत्रण करने और चलाने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम के संग्रहण को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंपाइलर क्या काम है? तो कंपाइलर का क्या काम है ये आपको बताना है। तो पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन करना, फिर मशीन कोड में अनुवाद करना कंपाइलर का कार्य है। 4GL किसका संक्षिप्त रूप है? तो 4GL जो है फोर्थ जनरेशन है, ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ी है। 263वां सवाल, निर्देशों के लिए संकेत के रूप में अक्षर, अंक या विशेष कैरेक्टर का उपयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? तो निर्देशों के लिए संकेत, अक्षर और डिजिट का प्रयोग किया जाता है अपना किसके लिए आपको बताना है साथियों इनमें से। तो सही उत्तर है आपका वो है असेंबली लैंग्वेज के लिए संकेत के रूप में अक्षर, अंक या डिजिट और विशेष कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है असेंबली लैंग्वेज। 264वां, मशीन और असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की भाषा है? तो मशीनी लैंग्वेज है ये किस किस्म की भाषा है? तो ये है निम्न स्तरीय यानी लो लेवल की भाषा जो हमारी पहली और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में थी। हाई लेवल लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो कंप्यूटर की पीढ़ियां होती हैं साथियों, 5वीं पीढ़ी अभी आजकल चल रही है। तो 200 इसका जो सही उत्तर होगा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? हाई लेवल लैंग्वेज तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर में फिट की गई सूचना को क्या कहते हैं? जो जानकारी हम कंप्यूटर में फिट करते हैं उसे हम डाटा कहते हैं। DOS किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो साथियों DOS जो है सिंगल यूजर
सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जिस प्रोग्राम की मदद से हार्डवेयर ठीक किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो जिस प्रोग्राम की मदद से हार्डवेयर जो है यहाँ पे ठीक किया जाता है उसका नाम आपको बता दें। थोड़ा सा ये थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया सिस्टम। इसका आपका सही उत्तर होगा साथियों अपना यूटिलिटीज। अगला सवाल है, फाइल किसे कहते हैं? ठीक है, फाइल किसे कहते हैं? तो रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहते हैं। अगला सवाल, प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते समय स्थितियां बदलती रहती हैं, हर स्थिति में कोई ना कोई वैल्यू एकत्रित रहती है, प्रोग्राम की ये स्थितियां क्या कहलाती हैं? तो प्रोग्राम की ये स्थितियां आपको बतानी है, वो क्या कहलाती हैं? वेरिएबल कहलाती हैं, क्योंकि प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते समय स्थितियां बदलती रहती हैं और हर स्थिति में कोई ना कोई वैल्यू एकत्रित रहती है, प्रोग्राम की ये स्थितियां कहलाती हैं वेरिएबल। अगला है, मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? तो मशीन लैंग्वेज के हिस्से आपको बताने, कमांड और ऑपरेट जो है मशीन लैंग्वेज के दो हिस्से हो गए। क्या किया जाना है कंप्यूटर को यह निर्देश देने वाला क्या कहलाता है? क्या किया जाना है कंप्यूटर को यह निर्देश देना क्या कहलाता है? कमांड। संबंधित डाटा को कहाँ ढूंढा जाना है, कहाँ रखा जाना है, या निर्देश किसके द्वारा दिया जाता है? या निर्देश दिया जाता है ऑपरेट के जरिए। मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? साथियों आपको बताना है मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो पहली पीढ़ी की भाषा है मशीनी लैंग्वेज। निर्देशों के लिए संकेत के रूप में अक्षर, अंक और विशेष करैक्टर का उपयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? तो वो है हमारी असेंबली भाषा। असेंबली लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? साथियों असेंबली लैंग्वेज है हमारी दूसरी पीढ़ी की भाषा, पहली पीढ़ी की मशीनी लैंग्वेज है। मशीन और असेंबली लैंग्वेज किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है? तो ये जो है मशीन और असेंबली लैंग्वेज किस प्रकार की जो भिन्न ये हैं? तो मशीन और जो असेंबली लैंग्वेज है ये निम्न स्तरीय यानी लो लेवल की हमारी भाषाएं हैं। अगला सवाल आ गया साथियों हमारा, असेंबलर का क्या नाम है, का क्या काम है? तो असेंबलर का क्या काम होता है? तो असेंबलर का कार्य होता है साथियों असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना, असेंबलर का कार्य होता है। हाई लेवल लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? तो आपको बताना है हाई लेवल लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? ये है तीसरी पीढ़ी की। कंपाइलर का क्या काम होता है? तो आपको बताना है कंपाइलर का कार्य होता है पूरे प्रोग्राम को पहले स्कैन करना, फिर मशीन कोड में अनुवाद करना। 4GL किसका संक्षिप्त रूप है? आपको बताना है 4GL किसका संक्षिप्त रूप है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का। चौथी पीढ़ी की भाषा जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है अधिकांशतः किस पर आधारित हो? चौथी पीढ़ी की जो भाषा है साथियों अधिकांशतः मशीन से युक्त मशीन इंडिपेंडेंट भाषा है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आपको बताने किस ये है उच्च स्तर की भाषा। कंप्यूटर के फीड की गई सूचना को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में हम फीड करते हैं सूचना, उसे हम क्या कहते हैं? डाटा। अगला सवाल, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? तो साथियों सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बताने कितने प्रकार का होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार का, सिंगल यूजर हो गया, एक मल्टी यूजर हो गया। DOS किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो DOS जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार का ये आपको बताना है। तो DOS है सिंगल यूजर। यूनिक्स किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यूनिक्स है मल्टी यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिस प्रोग्राम की मदद से हार्डवेयर ठीक किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो जिस प्रोग्राम की मदद से हार्डवेयर ठीक किया जाता है वो कहलाता है यूटिलिटीज। लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम में किया जाता है? तो लो लेवल लैंग्वेज का जो प्रयोग है वो आपको बताना है किस में किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर निर्माण में। हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम में किया जाता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्माण में किया जाता है। डाटा के समूह को क्या कहते हैं? तो डाटा के समूह को कहते हैं रिकॉर्ड। फाइल किसे कहते हैं? तो फाइल किसे कहते हैं साथियों? रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहते हैं। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं? तो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में रोजगार के अवसर आपको बताने हैं। तो ये सारे जो हैं मल्टीमीडिया के क्षेत्र में रोजगार के अवसर के दिए गए हैं। निम्न में से क्या मल्टीमीडिया के संबंधित नहीं है? तो मल्टीमीडिया से संबंधित आपको नहीं है में जाना है। तो मल्टीमीडिया से संबंधित इसमें नहीं है, बात करें ORODS जो है मल्टीमीडिया से संबंधित नहीं है। VR शब्द का पूरा नाम क्या है? तो VR शब्द मतलब वर्चुअल रियलिटी। अगला सवाल, MIDI का पूरा नाम यानी MIDI का पूरा नाम आपको बताना है। तो MIDI का पूरा नाम है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। MIDI का पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस।
आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को इनमें से किसकी इकाई में मापते हैं? तो आवाज़ यदि हमें मापनी होती है तो आवाज़ को हम मापते हैं हर्ट्ज में। MP3 फॉर्मेट में इनमें से क्या स्टोर कर सकते हैं? तो MP3 में हम केवल आवाज़ सुन सकते हैं। डिजिटल ऑडियो को इनमें से क्या कहा जाता है? तो डिजिटल ऑडियो को क्या कहा जाता है, इनमें से आपको बताना है। तो डिजिटल ऑडियो को कहा जाता है डिवाइस इंडिपेंडेंट। अगला सवाल, क्लिप आर्ट को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? क्लिप आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? वेक्टर इमेज के रूप में हम क्लिप आर्ट को जानते हैं। 301वां सवाल, वीडियो कैमरे में प्रकाश को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करने का कार्य इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो वीडियो कैमरे में प्रकाश को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करने का कार्य इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो सही उत्तर है CCD के द्वारा। ठीक है। VCR के अंतर्गत जो रिकॉर्डिंग होती है उसे तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? तो VCR जो पहले चलते थे साथियों, जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी, उसमें जो रिकॉर्डिंग होती थी उसे तकनीकी भाषा में, डिजिटल भाषा में किस नाम से जानते थे? वो जानते थे हम हेलिकन स्कैन रिकॉर्डिंग। ठीक है, हेलिकन स्कैन रिकॉर्डिंग। मल्टीमीडिया तकनीक के आने के बाद इनमें किस हार्डवेयर का प्रयोग होना लगभग बंद हो गया? तो मल्टीमीडिया तकनीक जैसे आ गई साथियों, तो इस एक सॉफ्टवेयर जो ऐसा है, तकनीक ऐसी है, हार्डवेयर जिसका प्रयोग लगभग बंद ही हो गया, वो थी हमारी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग काफ़ी कम हो गया मल्टीमीडिया जब आया। मल्टीमीडिया प्रोग्रामों को, प्रोजेक्टों को स्टोर करने के लिए इनमें से किसे प्रयोग किया जाता है? तो मल्टीमीडिया प्रोग्रामों को और प्रोजेक्टों को स्टोर करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर आपका बताना है, इसमें से सही उत्तर है CD और DVD का। ठीक है साथियों, तो 305वें की ओर आपको ले चलते हैं। इनमें से कौन सा चरण मल्टीमीडिया प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा चरण मल्टीमीडिया प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। मार्केटिंग जो है इनमें से मल्टीमीडिया प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या कंप्यूटर में आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में यदि हमें आवाज़ सुनना है और कंप्यूटर में आवाज़ को रिकॉर्ड करना है तो वहाँ पे किस कार्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो वह कार्ड होता है साथियों साउंड कार्ड। साउंड कार्ड के बिना कंप्यूटर में ना आवाज़ सुन सकते हैं, ना रिकॉर्ड कर सकते हैं। भारत में दूसरा कंप्यूटर कब आया था? तो भारत में दूसरा कंप्यूटर कब आया था, आपको बताना है। तो वो आया था हमारे 1958 में, पहली पीढ़ी का। भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत ने आयातित किया एक कंप्यूटर यूराल नाम का, वह उनके द्वारा हमारे भारत के द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। तो भारत ने उसे स्थापित किया भारतीय सांख्यिकी संस्थान, उस समय जो था बेंगलोर में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के कंप्यूटर मंगाने के प्रोजेक्ट की पहल देश के एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने की, उसका नाम बताइए। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए कंप्यूटर मंगाने की प्रोजेक्ट की पहल एक महान और प्रमुख अर्थशास्त्री ने की, उन अर्थशास्त्री का नाम आपको बताना है। तो उस अर्थशास्त्री का नाम है PC महल और नवीस के द्वारा यह कंप्यूटर मंगाने की घोषणा की। भारत के तीसरे कंप्यूटर की आपूर्ति किसने की थी? भारत में तीसरा कंप्यूटर की आपूर्ति किसने की थी, आपको बताना है। तो IBM ने जो है तीसरे कंप्यूटर की आपूर्ति की थी। TIFRAC किसका संक्षिप्त रूप है? तो TIFRAC किसका संक्षिप्त रूप है? तो TIFR ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का संक्षिप्त रूप है। TIFRAC कैलकुलेटर का निर्माण कब पूरा हुआ? तो TIFRAC कैलकुलेटर का निर्माण 1959 में पूरा हुआ। फिर आता है अगला सवाल हमारा 313वां, इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन है उसके अध्यक्ष बनाए गए पहले MGK मेनन जो है इलेक्ट्रॉनिक कमीशन के पहले अध्यक्ष थे। CDAC कहाँ अवस्थित है? तो CDAC आपको बताना है कहाँ अवस्थित है। तो CDAC है साथियों हमारा पुणे में। भारत के सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का नाम बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का नाम आपको बताना है। तो इस ISP का नाम है BSNL। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर के प्रथम प्रोटोटाइप का क्या नाम था? तो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर जो प्रथम था उसको प्रोटोटाइप का नाम रखा गया, वो था साथियों फेमस, आप लोग जानते हो, परम 8000। HEC-2M का निर्माण किसने किया था? तो HEC-2M का निर्माण किसने के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है AD बूथ के द्वारा HEC-2M का निर्माण किया गया था। तो HEC-2M को भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो HEC-2M को भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान में, जहाँ पे पहला कंप्यूटर मंगाया गया था।
HEC2M किस किस्म का कंप्यूटर था? तो HEC जो 2M था वो किस किस्म का कंप्यूटर था आपको बताना था। वाल्व पर आधारित, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उस पर आधारित था हमारा HEC2M। भारत में आयातित तो दूसरे कंप्यूटर का क्या नाम था? तो भारत में जो आयात किया गया दूसरा कंप्यूटर उसका नाम क्या दिया गया था? यूराल। ठीक है साथियों, यूराल नामक कंप्यूटर के लिए आर्थिक मदद किसने की थी? तो यूराल नामक कंप्यूटर को खरीदने के लिए भारत में किसने आर्थिक मदद की थी खरीदने के लिए? क्योंकि उस समय कंप्यूटर बहुत महंगे थे, तो संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहयोग मिला था भारत को यूराल नामक कंप्यूटर को परचेज करने के लिए। भारत में तीसरा कंप्यूटर कब लाया गया? तो हमने पहला दूसरा बता दिया आपको, तीसरे की ओर आपको ले चलते। तो तीसरा कंप्यूटर भारत में लाया गया 1900, आपको यहाँ हमारी ये ऑप्शन है उसमें है 1964 में। ठीक है, 1964 में हमारा तीसरा कंप्यूटर भारत ने खरीदा। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? तो भारत में डिजिटल कंप्यूटर लाया गया प्रथम बार, वो आपको बताना है। तो डिजिटल कंप्यूटर का आगमन भारत में हुआ 1955 में। ठीक है, HEC2M का निर्माण कहाँ हुआ था? तो HEC जो 2M था कंप्यूटर उसका निर्माण कहाँ पे हुआ था आपको बताना है। तो वायरवेक कॉलेज में हुआ था HEC2M का निर्माण। भारत में आयोजित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में आयोजित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम आपको बताना है क्या था? HEC2M। अगला है साथियों 336वां, HEC2M की मेमोरी कितनी थी? तो HEC2M जो कंप्यूटर था हमारा उसकी मेमोरी थी 1 K। सुपर कंप्यूटर से संबंधित सवाल, सुपर कंप्यूटर में एक्सपोनेंट कितने रेंज तक के होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर के जो एक्सपोनेंट होते हैं वो कितने रेंज के होते हैं आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है साथियों ±300। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्लॉप्स का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो फ्लॉप्स का पूर्ण रूप है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड। अन्य कंप्यूटरों में मैटिसा में कितने अंक होते हैं? तो अन्य कंप्यूटरों में मैटिसा में कितने अंक होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 8। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति कितनी है? तो आधुनिक कंप्यूटर की जो चरम गति है वो आपको बतानी है कितनी है। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो चरम गति है वो है साथियों 100 गीगाफ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र दर कितनी है? तो सुपर कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र दर आपको बतानी है। तो सुपर कंप्यूटर में डाटा जो ट्रांसफ़र दर है वो है 5 गीगाबाइट प्रति सेकेंड। अगला सवाल 332वां, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया कंप्यूटर का नाम क्या है? तो कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन द्वारा डिजाइन किया गया कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। तो इस कंप्यूटर का नाम है साथियों CDC*100। प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर तेज गति के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर तेज हो इसके लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो उस समय प्रयोग किया जाता था वेक्टर पाइपलाइन प्रोसेसिंग। स्केलर रजिस्टर, वेक्टर रजिस्टर और प्रोसेसर, सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम और फ्रंट एंड कंप्यूटर सिस्टम, ये सब सुपर कंप्यूटर में किसकी भूमिका निभाते थे? तो ये सब सुपर कंप्यूटर में आपको बताना है किसकी भूमिका निभाते थे? तार्किक इकाई की भूमिका ये निभाते। ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित कथनों में आपको असत्य कथन चूज करना है इसमें से। तो 335 में मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेसर समांतर प्रोसेसिंग करते हैं, सभी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एक साथ काम करते हैं। तो सभी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एक साथ काम नहीं करते हैं और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेसर समांतर प्रोसेसिंग नहीं करते हैं साथियों। तो इसमें से ये दोनों उत्तर आपके असत्य हैं। सुपर कंप्यूटर में डिस्क से डाटा एक्सेस करने की रफ्तार कितनी होती है? तो सुपर कंप्यूटर में डिस्क से डाटा एक्सेस करने की जो स्पीड होती है उसको आपको बताना है। तो उसकी स्पीड है 500 MB प्रति सेकेंड। सुपर कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड गणना गति कहाँ तक पहुँचती है? तो सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड कितना गणना कर सकता है? 25 अरब अंकगणितीय ऑपरेशन सुपर कंप्यूटर पर 1 सेकंड में कर सकता है। तो 1 गीगा का मान कितना होता है? तो 1 गीगा का मान कितना होता है साथियों? 10⁹। अगला सवाल, ऑपरेट्स पर की गई अंकगणितीय गणनाएं क्या कहलाती हैं? तो ऑपरेट्स पर की गई अंकगणितीय गणनाएं यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या कहलाती हैं? तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है साथियों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति सबसे तेज है और जो मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करता है? तो प्रोसेसिंग के मामले में सबसे तेज हमारा जो कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटर स्पीड को मापने की इकाई क्या है? तो सुपर कंप्यूटर की जो कंप्यूटिंग स्पीड है उसको हम मापने के लिए गीगाफ्लॉप्स का प्रयोग करते हैं। अन्य कंप्यूटरों में एक्सपोनेंट की रेंज कितनी होती है? तो अन्य कंप्यूटरों में एक्सपोनेंट की जो रेंज है वो कितनी होती है? तो अन्य कंप्यूटरों में एक्सपोनेंट की जो रेंज है ±99 की होती है। सुपर कंप्यूटर में मैंटिसा में कितने अंक होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर में मैंटिसा में कितने अंक होते हैं आपको बताना है, होते हैं 16 अंक। अब कंप्यूटर वैज्ञानिक एक टेट्राफ्लॉप कंप्यूटिंग स्पीड वाले सुपर कंप्यूटर की डिजाइन में लगे हैं। ये टेट्राफ्लॉप का मान कितना होता है? तो टेट्राफ्लॉप का मान कितना होता है आपको बता दें। एक टेट्राफ्लॉप बराबर होता है साथियों 1000 गीगाफ्लॉप्स। तो एक टेट्राफ्लॉप बराबर होता है 1000 गीगाफ्लॉप्स। अगला सवाल, ऑपरेट्स भिन्नात्मक अंशों वाले रियल नंबर हैं, ये किस रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं? तो ऑपरेट्स भिन्नात्मक अंशों वाले रियल नंबर हैं, ये विभक्त किए जाते हैं मैंटिसा और एक्सपोनेंट के रेंज में। सुपर कंप्यूटर के सभी प्रोसेसरों की मुख्य मेमोरी कुल योग कितना होता है? तो सुपर कंप्यूटर के सभी प्रोसेसरों की मुख्य मेमोरी का कुल योग कितना होता है आपको बताना है। यह कुल योग होता है 16 गीगाबाइट के बराबर। अगला सवाल, भारत एवं सुपर कंप्यूटर से सवाल है 347वां सवाल, सीडैक कहाँ अवस्थित है? तो सीडैक सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थित है साथियों? वो अपना पुणे में। सीडैक की स्थापना कब हुई थी? तो सीडैक जो स्थापित किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था 1988 में, 1988 में। कहाँ पे? पुणे में। भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना था? तो भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप परम 8000 था और यह कब बना था? 1991 में। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर के प्रथम प्रोटोटाइप का नाम क्या है? तो परम 8000 हमने आपको बताया वही प्रोटोटाइप है सुपर कंप्यूटर का भारत में निर्मित। परम श्रृंखला के नवनीतम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो परम जो श्रृंखला बनी साथियों सुपर कंप्यूटर की, आजकल का जो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है परम श्रृंखला का, वो आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर है साथियों परम अनंत। NPSF का पूर्ण रूप क्या है? तो NPSF का पूर्ण रूप आपको बताना है। इसका पूर्ण रूप है नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। अगला सवाल, नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी कहाँ स्थित है? तो नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है साथियों, अपने आप को बताना है आपको। इसका सही उत्तर है पुणे में नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। अगला सवाल, सीडैक ने कंप्यूटर द्वारा देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका क्या नाम है? तो सीडैक ने कंप्यूटर द्वारा देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है देवनागरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, DOCR। दो ऑप्शन आपको यहाँ से मिल गए। DOCR का फुल फॉर्म क्या है? देवनागरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और यह कार्य क्या करता है? सीडैक में जो कंप्यूटर द्वारा जो देवनागरी लिपि में पहचानने का एक लिखा गया सॉफ्टवेयर है। भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का क्या नाम है? तो भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम आपको बताना है। पहला सर्च इंजन भारतीय भाषा का है तलाश। ठीक है। NMRC सीडैक का एक अंक है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो NMRC सीडैक का एक अंग है, इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर। NMRC ने भारत का पहला क्लाइंट सर्वर मल्टीमीडिया रिपोजिटरी प्रारंभ किया, उसका नाम क्या? तो NMRC ने भारत का पहला क्लाइंट सर्वर मल्टीमीडिया रिपोजिटरी प्रारंभ किया, उसका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम है साथियों NMRC पोर्टल। NICNET उपग्रह आधारित नेटवर्क है जो भारत के प्रत्येक गांव, शहर, जिला के आंकड़ों जमा करती है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो NICNET, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए NICNET का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। अगला सवाल, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का जो है उसका मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है। तो उसका मुख्यालय है साथियों दिल्ली में। भारत में शैक्षिक और शोध संबंधी कार्यों के लिए बनाए गए नेटवर्क का नाम क्या है? तो शैक्षिक और शोध संबंधी कार्यों के लिए भारत में बनाया गया जो नेटवर्क है उसका नाम आपको बताना है। तो वह है ERNET।
ठीक है। भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला हिंदी पोर्टल कौन सा है? तो भारत का ही नहीं विश्व का पहला हिंदी पोर्टल कौन था उसको आपको बताना है। तो विश्व का पहला हिंदी पोर्टल था webdunia.com। webdunia.com भारत का पहला या विश्व का पहला हिंदी पोर्टल था। अगला सवाल, एसिक्रोनस ट्रांसमिशन ने कैरेक्टर्स किस रूप में भेजे? तो एसिक्रोनस ट्रांसमिशन ने कैरेक्टर किस रूप में भेजे थे? तो सवाल है साथियों, उत्तर आपका है प्रत्येक कैरेक्टर अलग अलग, यानी एक बार में एक कैरेक्टर, ठीक है। किस पद्धति में कम्युनिकेशन चैनल एक दिशा में प्रयुक्त होता है? वो कौन सी पद्धति है जिसमें कम्युनिकेशन चैनल एक दिशा में प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है आपका इसमें से सिप्लेक्स, ठीक है। किस डाटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत एक बार में एक कैरेक्टर ट्रांसफर होता है? तो किस डाटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत एक बार में एक कैरेक्टर ट्रांसफर होता है? तो इसका सही उत्तर है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। अगला है, उपकरणों के बीच सिग्नल प्रेषण और प्राप्ति की अदला बदली के लिए तय किया गया दिशा निर्देश क्या कहलाते हैं? तो उपकरणों के बीच सिग्नल प्रेषण यानी ट्रांसमिशन और प्राप्ति की अदला बदली के लिए दिए गए जो निर्देश हैं वो क्या कहलाते हैं? आपको पता होने चाहिए। सही उत्तर है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। दो कंप्यूटरों के बीच बिट्स और करेक्ट चैनल अथवा लाइन के जरिए की प्रसारित होती है, इसके लिए किस किस्म के प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है? तो दो कंप्यूटरों के बीच बिट्स या करेक्टर चैनल अथवा लाइन के जरिए प्रसारित हो उसके लिए किस किस्म के प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है? तो इसका सही उत्तर है साथियों अपना लिंक केबल, ठीक है। अगला सवाल 365वां नहीं 367वां होगा, 66 हो गए। सिक्रोनेक्स पद्धति में कैरेक्टर्स के बीच का अंतराल किस प्रकार का होता है? तो सिक्रोनेक्स पद्धति में कैरेक्टर्स के बीच का अंतराल ये क्या होता है? ये होता है साथियों अपना एक समान। बाइनरी सिक्रोनेक्स किस पर आधारित है? बाइनरी सिक्रोनेक्स किस पर आधारित है? कैरेक्टर कंट्रोल पर। किस डाटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत सूचना की प्रत्येक बिट क्रम से भेजी जाती है? तो किस डाटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत सूचना की प्रत्येक बिट क्रम से भेजी जाती है वो साथियों आपको बताना है। तो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत। किस पद्धति में हर कैरेक्टर स्टार्ट बिट से शुरू होता है और स्टॉप बिट से समाप्त होता है? तो वो पद्धति आपको बतानी है जिसमें हर कैरेक्टर स्टार्ट बिट से शुरू होता है और स्टॉप बिट में खत्म होता है, स्टार्ट बिट से स्टॉप बिट में खत्म होता है। साथियों इसका सही उत्तर है आपका एसिक्रोनस ट्रांसमिशन। अगला सवाल, किस पद्धति में कम्युनिकेशन चैनल दोनों दिशाओं में प्रयुक्त होता है और मगर एक समय में एक ही दिशा में? तो कम्युनिकेशन चैनल दोनों दिशाओं में प्रयुक्त होता है मगर एक समय में एक ही दिशा में प्रयुक्त होता है, वह है हॉप डुप्लेक्स। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार पर डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों कम्युनिकेशन स्पीड या रेट। सफल डाटा संचरण के प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को किस तरह से कोड करने की चाहिए? तो ये इसका सही उत्तर है साथियों अपना समान। दो या अधिक पॉइंट के बीच स्थायी तौर पर जुड़े हुए सर्किट को क्या कहते हैं? दो या अधिक पॉइंट के बीच स्थायी तौर पर जुड़े जो सर्किट है उसे किस नाम से हम जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं प्राइवेट लीज्ड लाइन के नाम से। प्रेषक के डाटा को प्राप्तकर्ता से समझने लायक कोड में कौन बदलता है? तो प्रेषक के डाटा को प्राप्तकर्ता से समझने लायक कोड में बदलने का कार्य जो करता है वह है साथियों अपना ट्रांसलेटर। अगला सवाल, स्विल्ड लाइन या टाइल अप लाइन का उपयोग कौन करता है? तो स्विल्ड लाइन या टाइल अप लाइन का उपयोग कौन करता है? तो स्विल्ड लाइन और टाइल अप लाइन का प्रयोग करता है कोई भी उपभोक्ता। नेटवर्किंग से संबंधित सवाल, नियमों के उच्च समुच्चय को क्या कहते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक नेटवर्क में जुड़े सभी नोड का एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए? तो वह करता है निर्धारित साथियों अपना कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर। समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम का क्या कहलाता है? तो समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम को किस नाम से हम जानते हैं? तो ये कहलाता है प्रोटोकॉल। किस प्रकार की टोपोग्राफी के अंतर्गत सभी स्टेशन एक ही संचार पथ से जुड़े होते हैं? तो कम्युनिकेशन लाइन के साथ जुड़े होते हैं सभी एक ही साथ टोपोग्राफी के अंतर्गत, वह स्टेशन आपको बताना है। तो साथ ही इसमें जो आपका सही उत्तर बनेगा वह है बस, ठीक है। किस प्रकार की टोपोग्राफी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है? तो वृत्ताकार टोपोग्राफी आपको बताना है। तो वृत्ताकार जाल होता है साथियों अपना रिंग का। CSMA के अंतर्गत इंफॉर्मेशन फ्रेम के टकराव का पता किसके जरिए चलता है? तो CMSA के अंतर्गत इंफॉर्मेशन फ्रेम के टकराव कालिसन का जो पता है वो किसके द्वारा चलता है आपको बताना है। वो चलता है ट्रांसमिटिंग नोड के जरिए।
अगला सवाल, असमान मॉड्यूल के बीच सूचनाओं के संप्रेषण आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार नियम का नाम क्या है? तो असमान मॉड्यूल के अंतर्गत सूचनाओं के संप्रेषण और आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार मॉडल का नाम आपको बताना है, वो है अपना इंटरफेस। वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए समान चैनल का उपयोग कराते हैं उसको क्या कहा जाता है? वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं उसे हम बताते हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सेस मेथड। किस एक्सेस मेथड के अंतर्गत सभी नोड मिलकर एक रिंग बनाते हैं? तो सभी नोड मिलकर एक रिंग बनाते हैं टोकन प्रोसेसिंग के अंतर्गत, ठीक है। अगला सवाल, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिंग स्टैंडर्ड के तहत कई लेयर होते हैं खुले सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन के बीच रोमांटिक आदान प्रदान। तो साथियों रोमांटिक आदान रोमांटिक नहीं सेमांटिक। साथियों एक बार प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिंग इसका फुल फॉर्म है। OSI स्टैंडर्ड के तहत कई लेयर होते हैं खुले सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन के बीच सेमांटिक आदान प्रदान में कौन सी लेयर मदद करती है? तो कौन सी लेयर आपकी मदद करती है? एप्लीकेशन लेयर। डाटा के पारदर्शी और विश्वसनीय स्थानांतरण के जिम्मेवार लेयर का नाम बताए। तो डाटा के पारदर्शी और विश्वसनीय स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार लेयर है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर। कंप्यूटर वायरस से संबंधित कुछ सवाल। सॉफ्टवेयर सुरक्षा के निम्नलिखित उपायों में से गलत को पहचाने। तो आपको गलत इसमें बताना है जो सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो इसका गलत उत्तर है साथियों गैर लाइसेंस सॉफ्टवेयर का प्रयोग नुकसानदेह नहीं है। वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? तो वायरस जो है कंप्यूटर सिस्टम को करता है संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने में संक्रमित कर देता है। ऐसे वायरस जो वैध प्रोग्राम की तरह होते हैं और कुछ की बजाय कुछ काम करते हैं, परिणामस्वरूप डाटा की क्षति होती है, वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे वायरस कहलाते हैं साथियों ट्रोजन वायरस। पहले वायरस जैसे प्रोग्राम का क्या नाम था? तो पहले वायरस जैसे प्रोग्राम का नाम क्या था? वो था कोड वार्स। उक्त वायरस का क्या नाम था? तो उक्त वायरस का नाम आपको बताना है तो ब्रेन वायरस कहते हैं हम उक्त वायरस को। यदि हिडन फाइल की संख्या बढ़ती है तो उसकी जांच किस कमांड से होती है? तो हिडन फाइल मतलब जब हम कोई फाइल छुपाते हैं साथियों अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में तो उसे हम हिडन फाइल कहते हैं। तो हिडन फाइल की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है इसकी जांच किस कमांड से होती है? तो इसकी जांच करने के लिए एक कमांड होती है उसका नाम है chkdsk। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा काम कंप्यूटर वायरस नहीं करता? आपको बताना है निम्न में से कौन कंप्यूटर वायरस नहीं करता। सही उत्तर है साथियों सिस्टम को हैक नहीं करता है कंप्यूटर वायरस। रेन ड्रॉप्स किस प्रकार का वायरस है? तो रेन ड्रॉप्स किस प्रकार का वायरस है? EXE और कॉम वायरस है रेन ड्रॉप्स। अगला सवाल है एक्सेस कंट्रोल कार्ड किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत आता है? तो एक्सेस कंट्रोल कार्ड सुरक्षात्मक उपाय किसके अंतर्गत आता है? वो आता है अपने पासवर्ड सुरक्षा के अंतर्गत। DES का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है DES का पूर्ण रूप। तो DES का पूर्ण रूप है साथियों इनमें से डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसका पूर्ण रूप है। तो DES का पूर्ण रूप है डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। निम्नलिखित में से कौन ISP एक्सेस प्रणाली नहीं है? तो ISP इंटरनेट की जो प्रणाली है तो निम्नलिखित में से कौन ISP एक्सेस प्रणाली नहीं है आपको बताना है। तो इसका नहीं आता है साथियों उपग्रह। TCP दूसरी मशीन को डाटा के बड़े ब्लॉक को भेजने के लिए क्या करता है? तो TCP मशीन जो दूसरी मशीन को डाटा के बड़े ब्लॉक को भेजने के लिए क्या करता है? आपका उत्तर होगा डाटा ब्लॉक को छोटे छोटे डाटा पैकेटों में बांट देता है। ISP किसका संक्षिप्त रूप है? तो ISP किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ISP का फुल फॉर्म, ठीक है। IP का पूर्ण रूप क्या है? तो IP का पूर्ण रूप क्या है साथियों? IP का पूर्ण रूप आपको बताना है इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है IP का पूर्ण रूप है। ISP निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं देता? तो ISP द्वारा नहीं दी जाने वाली सुविधा है तो ISP हमें सुविधा नहीं देता है किसकी? स्नेल मेल की। डाकघर की तरह काम करने वाले उस उपकरण की को क्या कहते हैं जो डाटा पैकेट को गंतव्य तक पहुंचाता है? तो डाकघर की तरह काम करने वाले उस उपकरण को कहते हैं साथियों रूटर। इंटरनेट एड्रेस किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो इंटरनेट एड्रेस हम प्राप्त करते हैं साथियों बैकबोन सर्विस प्रोवाइडर या टेलीफोन कंपनी के द्वारा।
इंटरनेट में एक हाई स्पीड डाटा लिंक वाली शक्तिशाली मशीन क्या कहलाती है, जो अल्पशील वाले कंप्यूटर उपभोक्ता की तरह से कार्य करता है, तो वो कहलाता है साथियों अपना गेटवे। इंटरनेट एड्रेस को और किस नाम से पुकारते हैं, तो इंटरनेट एड्रेस को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इंटरनेट एड्रेस को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल संख्या के नाम से भी जानते हैं। निम्नांकित में से कौन यूजर एक्सेस मेथड नहीं है, तो एक्सेस मेथड नहीं है, आपको बताना है, तो एक्सेस मेथड नहीं है साथियों VSAT। प्रोटोकॉल क्या है, तो प्रोटोकॉल इनमें से आपको बताना है प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल होता है सूचित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपकरणों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली एक स्कीम। अगला सवाल, अंतिम सवाल, पासवर्ड कितने अक्षरों का होता है, तो पासवर्ड जो है 8 अक्षरों का होता है, और मिनिमम आप लोग कितने भी 5-6 बना सकते हो, मिनिमम पासवर्ड 8 अक्षर का होता है। साथियों ये हो चुके हैं आज के हमारे सवाल। आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छे लगे तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। किसी भी एग्जाम में जिसमें अभी कंप्यूटर पूछा जाता है बहुत ही लाभदायक आपके साबित यह सवाल होंगे साथियों, जरूर पूरा देखें, 2-3 बार देखें और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप लोग इसको 2-3 बार देखते हो तो सारे सवाल यहीं पर आपको याद हो जाने हैं, नोट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलता हूं मैं ऐसी ही न्यू सीरीज के साथ आपके सम्मुख, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो हमारी अच्छी लगी, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।